यह आवाज सुनकर सबके चेहरे बदल गए। फैटी यू खुद को कोसने से नहीं रोक सका। कौन सी मूर्ख औरत यहाँ खड़ी हो? फैटी यू ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि तेज हवा के झोंके के साथ एक मेज गलियारे से उड़कर सबके ऊपर आ गिरी, जिससे सभी लोग चिल्ला उठे। स्नैप! मेज अचानक हवा में रुक गई। सिद्धार्थ ने एक हाथ से मेज का पैर पकड़ लिया और अपना हाथ हिलाया और मेज सीढ़ियों की ओर उड़ गई। एक महिला अपने चेहरे पर तिरस्कार का भाव लिए उस स्थान से बाहर चली गई। यह स्पष्ट था कि मेज को उसने ही बाहर फेंका था। वह मूल रूप से पहले एक मेज को बाहर फेंकना चाहता था ताकि सिद्धार्थ और अन्य लोग दुखी दिखें और फिर बाहर निकल जाएं ताकि वह अधिक प्रभावशाली दिखाई दे। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जिस मेज को उसने फेंका था उसका बल उससे 10 गुना अधिक था और वह पहाड़ की तरह नीचे आ गिरा। मेज अभी तक नहीं आई थी, लेकिन सीटी बजाती हवा के कारण उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। घटना अचानक घटी और तब तक बचने का कोई रास्ता नहीं था। यदि वह मेज से टकराती तो उसकी कुछ हड्डियां अवश्य टूट जाती। धमाका! अचानक मेज फट गई, लकड़ी के टुकड़े बिखर गए और चेहरे पर चोट के निशान वाला एक आदमी सबके सामने आ गया। वह महिला के सामने खड़ा हो गया। जब सबने उस जख्मी आदमी को देखा तो उनके चेहरे बदल गए। उन्होंने पहचान लिया कि वह व्यक्ति दक्षिया के राजकुमार का निजी अंगरक्षक था। जख्मी आदमी ने आश्चर्य से सिद्धार्थ को देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में तुम में सुधार आ गया होगा। यद्यपि जख्मी आदमी ने एक ही मुक्का मारकर मेज को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन वह उस पर लगे बल को पूरी तरह से हटा नहीं सका, जिससे उसके पैरों के नीचे पैरों के निशान पड़ गए। उन्होंने स्पष्टतः सिद्धार्थ की ताकत को कम आंका था। मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार मैं अभी भी एक युवा व्यक्ति हूँ। मुझे सकारात्मक रहने और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं आप जैसे किसी व्यक्ति से तुलना नहीं कर सकता जो आधा जमीन में दबा हुआ है। आखिरकार मुझे अभी भी एक लंबा सफर तय करना है, सिद्धार्थ ने हल्के से कहा। जख्मी आदमी का चेहरा काला पड़ गया और जैसे ही वह बोलने वाला था, अचानक एक आवाज आई, हाँ, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है। भाई सिद्धार्थ अभी भी पहले की तरह आकर्षक है। यह वास्तव में जश्न मनाने का कारण है। जिया चांगफेंग, दक्षिया का राजकुमार, अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, जिससे लोगों के लिए उसे पसंद करना आसान हो गया। यह सब गलतफहमी है। मुझे आपको परिचय कराने दो। यह मेरी बहन जिया बाइची है, जिया चांगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अचानक अपना मुंह खोला और महिला की ओर अचानक ज्ञान की दृष्टि से देखा। पता चला कि वह एक राजकुमारी थी। मास्टर युनकी ने सिद्धार्थ को उससे सावधान रहने को कहा। पता चला कि वह उसकी पहचान जानता था, इसलिए उसने उसे यह याद दिलाया। अब तुम्हें हमारे बीच का अंतर पता चल गया है ना? सिद्धार्थ के हैरान चेहरे को देखकर जिया बाइची ने व्यंग्य किया। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अंतर बहुत बड़ा है। भले ही मैं 10,000 साल तक अभ्यास करूं, मैं एक निम्न श्रेणी के मूर्ख के साथ तुलना नहीं कर सकता। जिया बाइची, निम्न श्रेणी का मूर्ख? हे, कितना अच्छा नाम है। तुम? जिया बाइची का चेहरा काफी बदल गया और उसकी आंखों से आग उगलने लगी। न केवल जिया बाइची बल्कि जिया चांगफेंग की आंखों में भी एक ठंडी चमक थी, लेकिन यह केवल एक पल के लिए गायब हो गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अभी किस विषय पर चर्चा कर रहे थे जिसने आपको इतना उत्साहित कर दिया। फैटी यू और अन्य लोगों को थोड़ा संकोच महसूस हुआ जब उन्होंने दक्षिया के राजकुमार को आते देखा। आखिरकार वह एक राजकुमार था और उन दोनों की स्थिति में बहुत अंतर था। उनके पास सिद्धार्थ जितना मजबूत समर्थन नहीं था, इसलिए वे पहले की तरह बकवास बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। एक क्षण के लिए नुओ एक शब्द भी बोलने में असमर्थ थी। जिया बाइची ने व्यंग्य किया, मैंने अभी सुना है कि कुछ टोड हंस का मांस खाना चाहते हैं और वास्तव में तीसरी राजकुमारी पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। यह हास्यास्पद है कि कुछ लोग यह नहीं जानते कि मेरे शाही भाई ने पहले ही रानी मां को सगाई का उपहार दे दिया है और तीसरी राजकुमारी को जीतने की तैयारी कर रहा है। तुम वास्तव में मेरे शाही भाई की मंगेतर पर अपनी नजरें गड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहे हो। खबर सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा बदल गया। उसने जिया चांगफेंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या यह सच है? सिद्धार्थ, अपना रवैया संभालो। जख्मी आदमी ने सिद्धार्थ को ठंडे भाव से देखा और उसे याद दिलाया, वह ठीक है। जिया चांगफेंग ने जख्मी आदमी को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया, सिद्धार्थ को देखा और मुस्कुराया, मैं अपने पिता के आदेश पर इस बार फेंगमिंग आया था,
तीसरी राजकुमारी को प्रपोज करने के लिए। अब जब महारानी विधवा सहमत हो गई हैं, तो हमें जल्द ही एक शुभ तिथि तय करने में सक्षम होना चाहिए। अगर भाई लॉन्ग भविष्य में मुक्त हो तो आप मेरे ग्रेट जिया में आ सकते हैं और शादी में एक ड्रिंक ले सकते हैं। यह अज्ञात था कि जिया चांगफेंग ने ऐसा जानबूझकर किया था या अनजाने में। जब उसने सिद्धार्थ को देखा था, वह नजर दया जैसी थी, कमजोर के प्रति विजेता की दया जैसी। क्या वह कुछ जानता था? सिद्धार्थ खुद को भावुक हुए बिना नहीं रह सका, हालांकि वह जानता था कि जिया चांगफेंग जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सिद्धार्थ के दिल में गुस्सा अभी भी अनायास ही उभर आया। अगर जिया चांगफेंग ने अनजाने में ऐसा किया तो यह ठीक होगा, लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि यह एक साजिश थी, चू याओ के खिलाफ एक साजिश। चू याओ के शरीर में एक अलग तरह की सच्ची ऊर्जा छोड़ना एक बीज छोड़ने जैसा था। अब जबकि फल पक चुका था, वह व्यक्ति जिसने इसकी योजना बनाई थी अंततः गया। यद्यपि योजना बनाने वाला व्यक्ति जिया चांगफेंग नहीं हो सकता है, लेकिन वह लाभार्थी था और उसे प्रतिभागियों में से एक होना चाहिए। उसे बहुत सारे रहस्य पता होंगे। सिद्धार्थ ने अपने अनुभव के बारे में सोचा। वह नहीं जानता था कि उसकी स्थिति भी जिया चांगफेंग से संबंधित थी या नहीं, लेकिन संभावना बहुत अधिक थी। उसके और चू याओ के बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ के दिल में हत्या की मंशा उबल रही थी, लेकिन अभी कार्रवाई करने का समय नहीं था। उसे अभी भी मजबूत बनने की जरूरत थी। अभी तो सच्चाई का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही सामने आया है। वह अभी इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता और उसे धैर्य रखने की जरूरत है। यह सोचते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा तुरंत शांत हो गया। यह देखकर कि सिद्धार्थ का मूल रूप से उग्र चेहरा अचानक शांत हो गया, जिया चांगफेंग थोड़ा हैरान हुआ और साथ ही वह सिद्धार्थ के प्रति अधिक सतर्क हो गया। जो शत्रु अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है वह अधिक भयानक होता है। भाई जिया, मुझे नहीं लगता कि आपको तीसरी राजकुमारी को प्रपोज करना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। ओह, ऐसा क्यों? मैं लॉन्ग ने भाग्यकथन की कला का अध्ययन किया है और आपके लिए गणना की है। भाई जिया के नाम में पवन अक्षर है और तीसरी राजकुमारी के नाम में लिन अक्षर है। अगर हवा जंगल के ऊपर से बहती है तो यह उसे नष्ट कर देगी। यह तीसरी राजकुमारी के लिए अशुभ है, सिद्धार्थ ने जिया चांगफेंग की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, भाई लॉन्ग, आप मजाक कर रहे हैं। हम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, जिया चांगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ की आंखें और भी गहरी हो गईं, क्योंकि उसने अपनी आध्यात्मिक समझ को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। जब वह अभी बोल रहा था तो हालांकि जिया चांगफेंग की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बहुत बढ़िया कमीने, तुम सचमुच बहुत कुछ जानते हो। अन्यथा मेरी शारीरिक बनावट हमेशा बहुत सटीक रही है। भाई जिया, आप अग्नि तत्व के अंतर्गत पैदा हुए हैं, इसीलिए आपको चांगफेंग नाम दिया गया है। अग्नि लंबी हवा की गति को उधार लेती है जो हजारों मील तक फैलती है, अजेय है। यह एक बहुत अच्छा नाम है, सिद्धार्थ ने प्रशंसा की। जिया चांगफेंग ने हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल बेतहाशा कांप रहा था। क्या यह हो सकता है कि यह सिद्धार्थ वास्तव में शारीरिक संरचना में कुशल था? उसका नाम उसे एक अजनबी ने दिया था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा सिद्धार्थ ने कहा था। उसका भाग्य अग्नि तत्व का था, इसलिए उसका नाम चांगफेंग रखा गया। यद्यपि वह हमेशा की तरह शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन, रक्त प्रवाह और सांस लेने में होने वाले परिवर्तन सिद्धार्थ की नजर से बच नहीं सके। सिद्धार्थ अपने दिल में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे अनुमान लगाने के बाद उसे एक मरा हुआ चूहा मिल जाएगा। उसने शांति से कहा, और हमारी तीसरी राजकुमारी के पहले नाम में याओ शब्द है। वह मूल रूप से पानी वाली है और उसके नाम में भी पानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पानी में राजा है। यह साधारण पानी नहीं है, बल्कि पानी का राजा है। हवा और जंगल एक दूसरे को दूर भगाते हैं, पानी और आग एक दूसरे को रोकते हैं। तुम एक साधारण आग पानी के राजा का सामना करने पर निश्चित रूप से बर्बाद हो जाओगे। शाही राजधानी पानी से घिरी हुई है। यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक जगह है, भाई जिया। अगर तुमने तीसरी राजकुमारी से शादी करने की हिम्मत की तो तुम फेंगमिन को जिंदा नहीं छोड़ पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें हर चीज के बारे में 2 बार सोचने की सलाह देता हूं। जैसा कि कहा जाता है, महिलाएं कपड़ों की तरह होती हैं। कपड़े के एक टुकड़े के लिए शाही राजधानी में अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं है। एक पल के लिए शीफेंग, फैटी यू और अन्य लोग अपना चेहरा बदलने से खुद को रोक नहीं सके। क्या यह राजकुमार के लिए खतरा है?
वे सिद्धार्थ की शारीरिक बनावट के बारे में संशय में थे, लेकिन अब जब सिद्धार्थ ने उसे इतनी स्पष्टता से समझा दिया तो उनके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय जिया चांगफेंग का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। सिद्धार्थ के शब्दों से उसे बहुत घृणा महसूस हुई, लेकिन वह उनका खंडन नहीं कर सका। तुम इतने दुस्साहसी हो सिद्धार्थ कि तुमने लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठ फैलाया और राजकुमार को धोखा देने के लिए कुछ सड़क चालें चली। मुझे लगता है कि तुम अब और जीना नहीं चाहते, जख्मी आदमी चिल्लाया। तुम एक अवज्ञाकारी कुत्ते हो। तुम्हारे मालिक ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? सिद्धार्थ अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वह हमेशा उस जख्मी आदमी की हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था और उस हत्या की मंशा ने उसे हड्डियों तक ठंडा कर दिया था। इसका मतलब यह था कि जख्मी आदमी उसे मारने की योजना बना रहा था, इसलिए सिद्धार्थ निश्चित रूप से उसे अच्छी नजर से नहीं देखेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जख्मी आदमी गुस्से से चिल्लाया और सिद्धार्थ को मुक्का मारा। रुकना! जिया चांगफेंग ने जख्मी आदमी को रोकते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। इस समय वह सामान्य हो गया था और सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई लॉन का इतना विनोदी पक्ष होगा। मुझे यह देखकर खुशी हुई। मुझे आज कुछ काम है, इसलिए हम किसी और दिन बात करेंगे। उसके बाद जिया चांगफेंग उस जख्मी आदमी और जिया बाईची को ले गया। हालांकि जब वह चला गया तो जिया बाईची ने सिद्धार्थ को भयंकर रूप से घूरा और उसकी आंखें सिद्धार्थ के मांस का एक टुकड़ा काटने को तरस रही थीं। नीचे जाने के बाद जख्मी आदमी ने गुस्से से कहा, अगर राजकुमार ने उसे नहीं रोका होता तो सिद्धार्थ मर चुका होता। यह सिद्धार्थ मरने वाला है। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता था। यह कमीना बहुत परेशान करने वाला है। लेकिन अब सिद्धार्थ के पास दूसरे काम हैं। उसकी मौत से हमारी योजना पर असर पड़ेगा। उसे कुछ दिन और जीने दो, जिया चांगफेंग ने आह भरी। यहां तक कि उसकी शांति भी सिद्धार्थ को गला घोंटकर मार डालने के लिए पर्याप्त थी, जिससे वह वास्तव में क्रोध से लगभग मर ही गया। मेरे गुरु ने मुझे एक संदेश भेजा है, जिसमें मुझे उस बूढ़े भूत युन क्यू के सामने सिद्धार्थ को हराने और फिर उसे मार डालने के लिए कहा है। यह सबसे अच्छा होगा अगर मैं उस बूढ़े भूत को मौत के घाट उतार सकूं, जिया बाईची ने ठंडे स्वर में कहा। हम्मत, यह बूढ़ा मूर्ख, चाहे मैं सलाह लेने में ईमानदार रहूं या इसे लुभाने की कोशिश करूं, यह बूढ़ा भूत मुझे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। इतना समय बर्बाद हो गया है, यह वास्तव में घृणित है। जिया चांगफेंग ने उसकी ओर देखा, अपना सिर हिलाया और आह भरी। जब मास्टर वेई ने आपको युन क्यू को बहकाने के लिए कहा तो मुझे लगा कि यह अविश्वसनीय था। जिया बाईची ने कहा, क्यों? जिया चांगफेंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसके बगल में खड़ा जख्मी आदमी आह भरकर बोला, क्योंकि राजकुमारी, तुम्हारा स्वभाव औरतों जैसा नहीं है। जिया बाईची ने जख्मी आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मारा, लेकिन जख्मी आदमी बस मंद मंद मुस्कुराया। जाहिर है कि वह इस हरकत का आदी था। जिया चांगफेंग और अन्य लोगों के चले जाने के बाद सिद्धार्थ और अन्य लोगों की भी शराब पीने में रुचि खत्म हो गई। उसने पाया कि उसका समय दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। वह सत्य के जितना करीब पहुंचेगा उतना ही खतरनाक होगा। जब सच्चाई सामने आएगी, अगर उसमें पर्याप्त ताकत नहीं होगी तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन अब उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, उन्हें अभ्यास के लिए समय निकालना होगा। उसे जितनी अधिक ताकत मिलेगी, उसके जीवित रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लेकिन चूयाओं का मामला भी अत्यावश्यक है। उसे समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी और चूयाओं के मामले को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। माफ कीजिए, क्या आप राजकुमार सिद्धार्थ हैं? अचानक एक दुबले पतले चेहरे वाला मध्यम आयु का व्यक्ति रेस्तरां में आया और सिद्धार्थ को प्रणाम किया। मैं हूं। सिद्धार्थ दंग रह गया। वह इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता था। बहुत बढ़िया। मैं आपको मंडप मास्टर के आदेश पर निमंत्रण देने आया हूं, दुबले पतले अधेड़ व्यक्ति ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। महामहिम, यह ऐसा ही है। आप शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मैं हुआयुन पैवेलियन का एक उपयाजक हूं। मैं आपको हमारी वार्षिक नीलामी में भाग लेने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित करने आया हूं। सिद्धार्थ को अचानक एहसास हुआ कि वह यहां व्यापार के लिए आया था। कौन सा उपयाजक? वह तो बस ग्राहकों को आकर्षित करने वाला धावक था। सिद्धार्थ हुआयुन मंडप को बहुत अच्छी तरह से जानता था। यह फेंगमिंग साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध नीलामी घर था और एक विशालकाय इमारत थी। हालांकि उनकी तुलना अल्केमिस्ट गिल्ड से नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी ताकत निश्चित रूप से बहुत मजबूत है और वे एडवेंचरर गिल्ड के सबसे करीबी साथी हैं। एडवेंचरर्स गिल्ड अनगिनत साहसी लोगों से बना एक गठबंधन है।
यद्यपि यह एक ढीला-ढाला गठबंधन है, फिर भी इसके सदस्यों की संख्या बड़ी है। ये साहसी लोग पूरे वर्ष जंगल में यात्रा करते हैं। यद्यपि यह एक उच्च जोखिम वाला पेशा है, लेकिन इसमें मिलने वाले पुरस्कार भी बहुत अच्छे हैं। विभिन्न विदेशी जड़ी बूटियां, विशालकाय क्रिस्टल कोर, और यदि आप अत्यंत भाग्यशाली हैं तो आपको प्राचीन धरोहरों की खोज भी संभव है। साहसी लोग हुआयुन मंडप के साथ सहयोग करके बहुत खुश हैं। सबसे करीबी साझेदार के रूप में हुआयुन पैवेलियन उनकी वस्तुओं को बहुत उचित मूल्य पर खरीदेगा और उन्हें सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। साहसी लोगों को दूसरों के साथ व्यापार करने के लिए स्वयं जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं होती। आखिरकार हत्या और डकैती के मामले तो बहुत हैं। कभी कभी शहर में स्थिति जंगल से भी अधिक भयावह होती है। इसलिए हुआयुन मंडप की वार्षिक नीलामी अनगिनत खरीदारों को आकर्षित करेगी, क्योंकि एक वर्ष के दुर्लभ खजाने को इकट्ठा करने के बाद वे नीलामी की वस्तुओं के रूप में सबसे कीमती चीजों का चयन करेंगे। लगभग हर बार जब कोई वस्तु नीलाम होती थी तो वह इतनी ऊंची कीमत पर बिकती थी कि वे इतने खुश हो जाते थे कि मुस्कुराना बंद नहीं कर पाते थे। इस प्रकार उनके नीलामी घर का आकार और बड़ा होता गया। पिछले 2 वर्षों से नीलामी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है तथा सदस्यता प्रणाली भी लागू की गई है। बिना निमंत्रण के अंदर जाना संभव नहीं था। जिन लोगों को निमंत्रण मिला वे सभी अत्यंत कुलीन स्तर के लोग थे और सिद्धार्थ जैसा युवक पहला व्यक्ति था। भाई लांग, यह अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो जाना बेकार होगा, बंदर ने कहा। हुआयुन मंडप में नीलाम की गई सभी वस्तुएं सर्वोत्तम हैं और शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो जो ध्यान आकर्षित न करती हो। नीलामीकर्ता की शानदार चिढ़ाने और नीलामी कौशल के साथ कीमतें आसमान छू रही हैं और जिनके पास पैसे नहीं हैं वे केवल खाली दृष्टि से देख सकते हैं। क्या कोई नीलामी सूची है? लांग चेन ने पूछा। यह केवल नीचे के 10 लोगों की सूची है, आप इसे देख सकते हैं, दुबले पतले अधेड़ व्यक्ति ने क्षमा मांगते हुए कहा। आखिरकार वार्षिक नीलामी के रहस्य को बनाए रखने के लिए अच्छी चीजों का पहले से खुलासा नहीं किया जाएगा। सिद्धार्थ ने उसे लिया और देखा। जब उन्होंने मेल्टिंग स्टार ग्रास को देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। यह वास्तव में मेल्टिंग स्टार ग्रास थी जो 1000 साल से भी अधिक पुरानी थी। साधारण पिघला हुआ सितारा घास मूलतः 10 से 100 वर्ष से अधिक पुराना है। जो 100 साल से अधिक पुराने हैं वे बहुत दुर्लभ हैं और जो 1000 साल से अधिक पुराने हैं उन्हें खजाना कहा जा सकता है। ऐसी चीज वास्तव में अंत में रैंक की गई थी जिसने सिद्धार्थ के दिल की धड़कन तेज कर दी। सिद्धार्थ के आश्चर्य को देखकर दुबले पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने चेहरे पर गर्व का भाव दिखाया। राजकुमार सिद्धार्थ, आप एक कीमियागर हैं। यदि आपके पास कोई दुर्लभ अमृत है तो आप उसे हमें दे सकते हैं। यदि गुणवत्ता और कीमतीपन आवश्यकताओं को पूरा करता है तो हम उन्हें नीलामी की वस्तुओं में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन हम 50% कमीशन लेंगे। 50%? सिद्धार्थ अपनी हंसी रोक नहीं सका। हाँ, यह बहुत अंधेरा है, अत्यंत अंधेरा। इसका आधा हिस्सा आपका है। क्या आप इसे और अधिक अंधेरा करने का साहस रखते हैं? मानो वह सिद्धार्थ के विचारों को समझ गया हो। दुबला पतला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब तक आपका सामान काफी अच्छा है, हमारी पैकेजिंग और प्रचार के बाद, साथ ही हमारे मुख्य नीलामीकर्ता की अतिशयोक्ति के बाद, कीमत आसमान छू जाएगी। हे बिल्कुल आपकी कल्पना से परे। उस आदमी की बात सुनकर सिद्धार्थ को बहुत अधिक सहज महसूस हुआ और साथ ही उसे व्यापारी की प्रशंसा भी करनी पड़ी। उसका मुंह वास्तव में सराहनीय था। सिद्धार्थ को यह नहीं पता था कि इन डीकनों का काम भी बहुत कठिन था। हर साल नीलामी से पहले उन्हें 3 स्थान आवंटित किए जाएंगे। उन्हें इन तीनों स्थानों का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता है। स्वादिष्ट भोजन खाने पीने और मसालेदार पेय पीने के लिए वे इन 3 स्थानों पर निर्भर हैं। वे जिन लोगों को आमंत्रित करेंगे उनसे उन्हें एक निश्चित कमीशन मिलेगा, चाहे वे वस्तुएं खरीदे या नीलाम करें। आमंत्रित व्यक्ति जितना अधिक खरीदेगा या बेचेगा उसे उतना ही अधिक कमीशन मिलेगा, इसलिए वे लोगों का चयन करने में बहुत सावधानी बरतते हैं। लेकिन इतने साल बीत गए हैं और जिन लोगों को चुना जाना चाहिए था वे बहुत पहले ही चुन लिए गए हैं और अब वे शायद सस्ते दामों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वह दुबला पतला अधेड़ आदमी बहुत चतुर था। जैसे ही उसे वह स्थान मिला वह जल्दी से सिद्धार्थ को आमंत्रित करने के लिए गया। उसे डर था कि यह स्थान कोई और छीन लेगा। कोई उपाय नहीं है। अब लांग चेन शाही राजधानी में युवा पीढ़ी के बीच सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। वह निश्चित रूप से एक बड़ी मछली है जिसमें संभावनाएं हैं।
यह मेरी नेमप्लेट है, कृपया इसे देखिए। महामहिम इतना कहने के बाद उसने सिद्धार्थ को एक छोटा कार्ड दिया। संपत्ति। सिद्धार्थ अपनी हंसी रोक नहीं सका। हाँ, मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता को उम्मीद थी कि मैं अमीर बनूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे यह नाम दिया। मुझे खेद है कि मैंने आपको मुझ पर हंसाया। महाराज, दुबला-पतला अधेड़ आदमी शर्म से मुस्कुराया। उसके शब्दों से सिद्धार्थ को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे नीलामी में बहुत दिलचस्पी है। इसके अलावा मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं आपके यहाँ नीलाम करना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। फुगुई की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, यदि आपके पास खजाने हैं तो आप सीधे हुआयुन मंडप में आ सकते हैं या हम उन्हें लेने आ सकते हैं। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। नीलामी शुरू होने में अभी लगभग 1 महीना बाकी था, इसलिए काफी समय था। फुगुई के साथ समय पर सहमति होने के बाद सिद्धार्थ और बाकी सभी लोग रेस्तरां से बाहर चले गए। सिद्धार्थ, फेंगमिन लालटेन महोत्सव 7 दिनों में आयोजित किया जाएगा, आपको अवश्य आना चाहिए, शी फेंग ने प्रत्याशा के साथ कहा। फेंगमिन लालटेन महोत्सव फेंगमिन साम्राज्य का सबसे बड़ा महोत्सव है। संपूर्ण शाही राजधानी के सभी अविवाहित पुरुष और महिलाएं इसमें भाग लेंगे। यह अत्यंत जीवंत है और सभी युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए सबसे अधिक प्रतीक्षित त्योहार है। विशेष रूप से वे अविवाहित पुरुष, उनमें से प्रत्येक गर्मी में एक बैल की तरह है, उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। लालटेन उत्सव में सुंदर महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद कर रहा है और वे महिलाएं भी लालटेन महोत्सव में अपने आदर्श पति को खोजने का प्रयास करना चाहती हैं। फेंगमिन साम्राज्य में मार्शल आर्ट संस्कृति प्रचलित है। हालांकि पुरुषों और महिलाओं के बीच का विभाजन काफी सख्त है। हालांकि केवल फेंगमिन लालटेन महोत्सव के दिन ही कोई वर्जना नहीं होती है और महिलाएं स्वतंत्रतापूर्वक बाहर जा सकती हैं और पुरुषों के साथ पार्टी कर सकती हैं। इसलिए कई पुरुष और महिलाएं लालटेन महोत्सव के दिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद में पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। सबसे रोमांचक हिस्सा प्रथम योद्धा के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा है। लालटेन महोत्सव में एक अखाड़ा है। कोई भी व्यक्ति जिसने साधना की है और जिसकी आयु 20 वर्ष से कम है, लड़ने के लिए मंच पर जा सकता है। प्रथम योद्धा का शीर्षक ही मुख्य आकर्षण है। एक बार आपको यह उपाधि मिल जाए तो आपके लिए अपनी पहचान कम रखना कठिन हो जाएगा। अनगिनत सुंदरियों द्वारा भेजी गई पुष्पमालाएं आपको जिंदा दफना सकती हैं। इसके बारे में सोचने मात्र से ही आपका खून खौल उठता है। यह देखकर कि आमतौर पर शांत रहने वाला शी फेंग भी इतना उत्साही था और फिर फैटी यू और अन्य लोगों को देखकर यह सच था कि ये लोग ऐसे थे जैसे उन्हें चिकन के खून का इंजेक्शन दिया गया हो और उनकी आंखें नीली थीं। भाई लांग, आपको जाना ही होगा। यदि आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाना चाहेंगे, फैटी यू ने विनती की। तो कहीं मत जाओ, चलो पीने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं दादाजी लॉन्ग, हम 1 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। फैटी यू और अन्य लोग तुरंत उदास चेहरे के साथ जमीन पर लौट गए, सिद्धार्थ की जांघों को गले लगा लिया और उसे जाने देने से इनकार कर दिया। सिद्धार्थ, अगर तुम नहीं जाओगे तो यह बहुत उबाऊ होगा। अब पूरी शाही राजधानी में युवा पीढ़ी के बीच तुम्हारा सबसे ज्यादा उत्साह है। तुम्हें नंबर 1 माना जाता है। अगर तुम नहीं जाओगे तो अनगिनत लोग निराश होंगे, शी फेंग ने सलाह दी। मैं इतना प्रसिद्ध कब हो गया? सिद्धार्थ दंग रह गया। तुम्हें अभी तक पता नहीं है। आजकल तो बच्चे भी जानते हैं। डैन और वू की दोहरी उत्कृष्टता ने ब्रह्मांड को हिला दिया था। देवता जुइन टॉवर पर क्रोधित हो गए थे। फीनिक्स अपने पंख फैलाकर बादलों में उड़ गया था और सिद्धार्थ को आकाश में मुस्कुराहट के साथ देखा गया था। शी फेंग ने सिद्धार्थ को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। क्या चल रहा है? मैं क्यों नहीं जानता। वास्तव में इसे एक डोगरेल, एक प्रकार का बकवास के रूप में बनाया गया था। सिद्धार्थ अचंभित हुए बिना न रह सका। ठीक है सिद्धार्थ, सभी भाई कुछ गौरव पाने के लिए तुम्हारा अनुसरण करने की उम्मीद कर रहे हैं। तुम्हें जाना ही होगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। शी फेंग दूसरों से अलग था। शुरू से अंत तक वह और सिद्धार्थ भाई थे, इसलिए बोलते समय उसे इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं चलता हूं, सिद्धार्थ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह पहले कुछ और दिनों तक अभ्यास करना चाहते थे, लेकिन उनकी योजना फिर से स्थगित कर दी गई। फैटी यू और अन्य लोगों ने जब यह सुना तो वे खुशी से झूम उठे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य सुंदरियां उनकी ओर चली आ रही हैं। सभी से विदा लेने के बाद सिद्धार्थ जल्दी से घर वापस आ गया। उसने रात का खाना खाने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया था
और उसे अपनी खेती सुधारने के लिए जल्दी करना था। अब जबकि फेंगफू स्टार को सफलतापूर्वक संघनित कर दिया गया है, यह पहले डेंटियन के बराबर है। उसे चक्रवात को संघनित करने के लिए समय का लाभ उठाने की आवश्यकता है। अब उसके डेंटियन में केवल 3 चक्रवात हैं और उसे चक्रवातों को संघनित करना जारी रखना होगा। हालांकि 9 सितारा बॉडी बिल्डिंग तकनीक में केवल 9 सितारों को कैसे संघनित किया जाए इसका रिकॉर्ड नहीं है, तथा अभ्यास कैसे किया जाए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पिछली बार जब फेंगफू स्टार को सफलतापूर्वक संघनित किया गया था तो एक साथ 3 चक्रवात संघनित हुए थे और यहां तक कि सिद्धार्थ खुद भी भ्रमित हो गया था। इस बार सिद्धार्थ ने अपना डेंटियन सक्रिय किया और पाया कि तीनों चक्रवात घूम रहे थे और लगातार उसे ऊर्जा प्रेषित कर रहे थे। वह एक युद्ध की अवस्था थी, साधना की अवस्था नहीं। फेंगफू स्टार में संग्रहित आध्यात्मिक शक्ति को चक्रवात में इंजेक्ट किया गया और चक्रवात तुरंत 10 गुना बढ़ गया। सिद्धार्थ की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह अभी भी युद्ध की अवस्था में था, साधना की अवस्था में नहीं। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली, एक पल के लिए हिचकिचाया और धीरे धीरे चक्रवात को बाहरी दुनिया से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए प्रसारित किया। हालांकि इस बार सिद्धार्थ ने अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा को उसके शरीर में नहीं भेजा। इसके बजाय उन्होंने इसे संक्षिप्त किया और फेंगफू स्टार में डाल दिया। जैसे ही सिद्धार्थ ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया और इसे फेंगफू स्टार में इंजेक्ट किया, फेंगफू स्टार तेजी से काम करना शुरू कर दिया। एक रास्ता है। लांग चेन बहुत खुश हुआ। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से युद्ध की स्थिति नहीं थी। वह इसे आत्मसात करने के लिए अथक प्रयास करता रहा। स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा के निरंतर संचार के साथ फेंगफू तारा अधिक से अधिक चमकीला होता गया और अंततः चिलचिलाती धूप के समान चमकीला हो गया। बूम! अचानक फेंगफू स्टार हिल गया। फेंगफू तारा, जो पहले सूर्य के समान चमकीला था, अचानक मंद पड़ गया। उसी समय सिद्धार्थ के डेंटियन में एक चक्रवात दिखाई दिया। हाँ, अंततः मुझे साधना का मार्ग पता चल गया। सिद्धार्थ बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। चौथे चक्रवात के जन्म के साथ ही उन्होंने पाया कि उनके शरीर में स्थित शिरोबिंदु मेरिडियन थोड़े फैल गए थे तथा उनके पूरे शरीर की शक्ति बढ़ने लगी थी। ठीक है, कड़ी मेहनत करते रहो। सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और क्यू गैदरिंग के 5वें स्तर के लिए प्रयास करना जारी रखा। शाही महल के भीतरी प्रांगण में चौथे राजकुमार के अध्ययन कक्ष में चौथे राजकुमार को एक कुर्सी पर पीठ के बल बैठे हुए, अपनी आंखें आधी बंद किए हुए मार्क्विस मनहुआंग की रिपोर्ट को शांतिपूर्वक सुनते हुए देखा गया। मास्टर, मार्क्विस झेन्युआन की ओर से अभी भी कोई हलचल नहीं हुई है। सेना अभी भी वहीं तैनात है जहां वह है। जहां तक आपके पत्र का सवाल है, उसका भी कोई जवाब नहीं आया है, मार्क्विस मनहुआंग ने सम्मानपूर्वक कहा। काफी देर बाद चौथे राजकुमार ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में ठंडक की झलक दिखी। उसने ठंडे स्वर में कहा, वह बस एक बूढ़ा जिद्दी आदमी है जो न तो जीना जानता है और न ही मरना। मैंने उसे इतना समय दिया, लेकिन उसने वास्तव में मेरे साथ एक नरम खुरमा की तरह व्यवहार किया। यह लोंग तियानक्सियाओ वास्तव में कृतघ्न है। इतने सालों के बाद भी वह अभी भी राजकुमार के अधीन होने से इनकार करता है। यह वास्तव में घृणित है। वह मौत के लायक है, मनहुआंग के मार्क्विस ने घृणा से कहा। चौथे राजकुमार ने मार्क्विस मनहुआंग की ओर देखा और कहा, मुझे आपके और लोंग तियानक्सियाओ के बीच झगड़े के बारे में पता है। अगर वह मुक्का नहीं मारता तो आपके पास ये जिन दायरे में पदोन्नत होने का एक बड़ा मौका होता। लेकिन लोंग तियानक्सियाओ की ताकत केवल उसकी मार्शल आर्ट में नहीं है, अन्यथा मैं उसे इतना महत्व नहीं देता। यह अफसोस की बात है कि वह बहुत जिद्दी है और मेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने से इनकार करता है। चूंकि वह मेरा नहीं हो सकता, इसलिए उसे मर जाने दो। चौथे राजकुमार की बात सुनकर मार्क्विस मनहुआंग बहुत खुश हुआ और जल्दी से पूछा, गुरुजी, क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? अभी उससे निपटने का समय नहीं है, लेकिन उसने इतने सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद मुझे निराश किया है। चलो पहले उसके इकलौते बेटे को मार देते हैं ताकि कुछ ब्याज चुका सकें, चौथे राजकुमार ने हल्के से कहा। सिद्धार्थ, उसे कैसे मारें? मनहुआंग हो थोड़ा उलझन में था। अब सिद्धार्थ अल्केमिस्ट गिल्ड का सदस्य है। यह अफवाह है कि मास्टर युनक्यू के साथ उनका एक विशेष संबंध है। यहां तक कि शाही परिवार भी अल्केमिस्ट गिल्ड को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने पहले ही इस मामले की व्यवस्था कर दी है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको धीरे धीरे अपनी सारी शक्ति लगानी चाहिए। हम बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं।
याद रखें कि कोई भी असामान्य हरकत न करें। चौथे राजकुमार ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ गुरुजी, निश्चिंत रहिए, मैं यह काम बखूबी करूंगा, मनहुआंग हो ने जल्दी से कहा। अब उसकी ताकत केवल रक्त जमावट चरण में है और उसकी मार्शल आर्ट उत्कृष्ट नहीं है। यही वजह है कि चौथा राजकुमार उसे इतना महत्व देता है। एक ओर तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वफादार है और दूसरी ओर वह काम करने में बहुत सावधान और सतर्क रहता है। इतने वर्षों में उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। मार्क्विस मनहुआंग के चले जाने के बाद चौथे राजकुमार ने डेस्क पर रखी पुस्तकों को अचंभित होकर देखा और फिर लंबे समय के बाद उन्होंने आह भरी। लॉन्ग तियानक्सियाओ, आह लॉन्ग तियानक्सियाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वर्षों से मेरी ईमानदारी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए मुझे क्रूर और निर्दयी होने का दोष मत दो। धमाका! शरीर के अंदर एक और विस्फोट हुआ और सिद्धार्थ की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसकी सितारासी आंखों में छिपी तीक्ष्णता एक तेज ब्लेड की तरह थी, जिससे लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करते थे। अपने डेंटियन में धीरे धीरे घूमते 7 चक्रवातों को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। उसने 7 दिनों में 4 क्षेत्र आगे बढ़ा लिए। यदि यह गति दूसरों को बताई जाए तो बहुत से लोग डरकर मर जाएंगे। हालांकि सिद्धार्थ अभी भी थोड़ा असंतुष्ट था। पहले तो उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे चक्रवातों की संख्या बढ़ेगी उनकी खेती भी तेज होती जाएगी, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि यह विचार गलत था। जितना अधिक समय बीतता है, चक्रवात को संघनित करना उतना ही कठिन होता जाता है तथा उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चौथे चक्रवात को संघनित करने में उन्हें केवल 3 घंटे लगे, लेकिन 7वें को संघनित करने में उन्हें पूरे 3 दिन लगे। यह पहले 3 चक्रवातों की कुल खपत के बराबर था, लेकिन सिद्धार्थ को जो बात खुश कर रही थी वह यह थी कि क्यूई गैदरिंग के 7वें स्तर पर पहुंचने के बाद उसने पाया कि उसकी मध्याह्न रेखाएं अधिक सघन हो गई थीं। हालांकि वह अभी भी कैतियन युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने में असमर्थ था। इससे सिद्धार्थ उदास नहीं हुआ बल्कि और अधिक उत्साहित हो गया। इससे पता चला कि कैतियन एक अत्यंत शक्तिशाली युद्ध कौशल था। उच्च स्तरीय युद्ध कौशल के बदले में एक बेकार गोली एक अच्छा सौदा था, चाहे आप इसे किसी भी नजरिए से देखें। मूल रूप से सिद्धार्थ रक्त जमावट क्षेत्र विशेषज्ञ के माध्यम से कुछ उन्नत युद्ध कौशल के लिए अमृत का आदान प्रदान जारी रखना चाहता था, जो युद्ध कौशल मंडप की रखवाली कर रहा था। लेकिन अब चू याओ द्वारा सिखाई गई पवनभंजक मुट्ठी और अग्निबादल हथेली ही पर्याप्त है। दोनों ही उच्चस्तरीय मानवस्तरीय युद्ध कौशल हैं, जो संभवतः केवल युद्ध कौशल मंडप की तीसरी मंजिल पर ही पाए जा सकते हैं। यहां तक कि युद्ध कौशल मंडप की रखवाली करने वाला व्यक्ति भी संभवतः इन्हें सीखने के लिए योग्य नहीं है। आपके पास जितना अधिक युद्ध कौशल होगा उतना ही बेहतर होगा। आमतौर पर योद्धा युद्ध कौशल का उपयोग तब तक नहीं करते जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प न हो, क्योंकि युद्ध कौशल में भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत होती है। क्यूई गैदरिंग क्षेत्र में साधारण योद्धा निम्न स्तर के मानव स्तर के युद्ध कौशल को केवल एक बार ही सक्रिय कर सकते हैं। एक बार सक्रियण के बाद शेष आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरी बार सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए यदि आप एक ही चाल में दुश्मन को पराजित नहीं कर सकते हैं तो आप मूलतः बहुमूल्य आध्यात्मिक ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेंगे। युद्ध कौशल जितना अधिक उन्नत होगा उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत होगी। सामान्यतया उच्च स्तरीय मानवस्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग रक्त जमावट क्षेत्र में मजबूत लोगों द्वारा किया जाता है। केवल उनके पास ही ऐसी भयावह खपत को सहारा देने के लिए शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, लेकिन सिद्धार्थ अलग है। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा फेंगफू स्टार में संग्रहित है। सिद्धार्थ ने इसका परीक्षण किया और पाया कि अपनी वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ वह 7 मानवस्तरीय उन्नत युद्ध कौशल को सक्रिय कर सकता है। हालांकि अगर वह एक सुपर लड़ाकू कौशल का उपयोग करता है, यानी फेंगफू स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाना, चक्रवात में प्रवेश करना और फिर इसे निष्पादित करना, तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा केवल एक बार इसे जुटाने के लिए पर्याप्त है। दूसरी बार वह थक गया था लेकिन इसे सक्रिय नहीं कर सका। हालांकि सिद्धार्थ अभी भी दूसरे तारे को संघनित करने में असमर्थ था, क्योंकि यह 9 सितारा हेजेमनी बॉडी आर्ट में दर्ज था कि केवल जब पहला तारा एक वास्तविक तारा बन जाता है तो दूसरे तारे को संघनित किया जा सकता है। हालांकि सिद्धार्थ अब यह नहीं जानता था कि असली तारा क्या होता है और न ही वह जानता था कि उसकी स्मृति में एक तारे के 9 रूपांतरणों का क्या मतलब है। वह दिन प्रतिदिन भ्रमित होता जा रहा था, इसलिए वह असहाय होकर चक्रवात को संघनित करना जारी रख सकता था। मास्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाओर की स्पष्ट आवाज दरवाजे के बाहर से आई। अंदर आइए। बाओर अपने हाथों में कुछ कपड़े पकड़े हुए आई और मुस्कुराते हुए बोली, युवा मास्टर, आज फेंगमिंग लालटेन महोत्सव है,
और मैडम ने मुझे आपको कपड़े पहनाने का आदेश दिया है। फिर उसने सिद्धार्थ को बैठने को कहा, अपना चेहरा धोया और बालों में कंघी की। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, यह इतना भव्य क्यों है? हे मैडम ने कहा कि युवा मास्टर लगभग 16 साल का है और उसकी शादी का समय आ गया है। उसने मुझे तुम्हें अच्छे से तैयार करने के लिए कहा है, ताकि अगर कोई युवती तुम्हें पसंद कर ले तो हे। तुम्हें पता है, बाओएर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं इतना चिंतित क्यों हूं? सिद्धार्थ अवाक रह गया। फैटी यू और अन्य लोग पहले से ही 17 या 18 साल के थे और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। बेशक मैं चिंतित हूं। मैं अपने पोते को गोद में लेने के लिए उत्सुक हूं। इतना कहने के बाद मिसेज लॉन्ग अंदर आईं, सिद्धार्थ को देखा और कहा, जहां तक मेंक्यू के मामले की बात है, आप अपना समय ले सकते हैं और इसे एक दीर्घकालिक लक्ष्य बना सकते हैं। लेकिन आपके पास अल्पकालिक लक्ष्य भी होने चाहिए। इसे दोनों काम अच्छी तरह से करना कहते हैं। सुरक्षित रहने के लिए मां का सुझाव है कि आप पहले एक उपयुक्त लड़की खोजें और बच्चे को जन्म दें। इससे आपको मेंक्यू का पीछा करने में देरी नहीं होगी। इसे दोहरा बीमा कहा जाता है। मां, क्या यह संभव है? सिद्धार्थ ने अविश्वास से अपनी मां की ओर देखा। क्यों नहीं? पुरुषों के लिए 3 पत्नियां और 4 रखैले रखना आम बात है। क्या आप अपनी मुख्य पत्नी को मेंक्यू के पास नहीं छोड़ सकते? श्रीमती लांग ने कहा, यह तो स्वाभाविक बात है। नहीं, क्या तुम्हें यकीन है? सिद्धार्थ को स्पष्टतः इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। बेशक, लेकिन आप मेंगकी को पहले से नहीं बता सकते। आपके ऐसा करने के बाद वह सहमत होगी, श्रीमती लॉन्ग ने याद दिलाया। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या यह संभव है? मां, आपने कहा था कि पिताजी ने हमें इतने सालों तक नजरअंदाज किया है। क्या बाहर उनकी 3 पत्नियां और 4 रखैले हैं? बकवास मत करो। यह बहुत अच्छा होगा यदि तुम्हारे पिता की 3 पत्नियां और 4 रखैले होती, मिसेज लॉन्ग ने डांटा, लेकिन उनकी आंखों में अपराध बोध की झलक थी। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मां, चिंता मत करो। अगर इस लालटेन उत्सव में कोई उपयुक्त लालटेन होगी तो मैं पहले आपके लिए 2 वापस लाऊंगा। सिद्धार्थ ने जब देखा कि उसकी मां बहुत खुश नहीं थी तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। वह, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम 2 लोगों को वापस ले आए। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे सामने इतना तुच्छ मत बनो। तुम्हें यह बात ध्यान में रखनी होगी, समझे? श्रीमती लांग ने गंभीरतापूर्वक याद दिलाया। ठीक है, आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगा। सिद्धार्थ ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन वह अपने दिल से सहमत नहीं था, लेकिन उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। नहाने के बाद सिद्धार्थ ने नीले रंग का लबादा पहन लिया जो उसके लिए बिल्कुल सही आकार का था। इसे पहनने के बाद सिद्धार्थ पूरी तरह से तरोताजा लग रहा था। उसकी तीखी भौहें, चमकदार आंखें और जीवंत रूप था, और वह इतना सुंदर था कि बाओर की आंखें चमक उठीं और वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। हे, चिंता मत करो मैडम। हमारे युवा मालिक की शर्तों के साथ कितनी महिलाएं उनका विरोध कर सकती हैं? तुम उसकी बहुत प्रशंसा मत करो, मैडम लांग ने यह कहा, लेकिन उनकी आंखें संतुष्ट मुस्कान से भरी थीं। अपने बेटे के सुंदर रूप को देखकर उसका हृदय गर्व से भर गया। ठीक है, देर हो रही है, चलो जल्दी से बाहर चलें। श्रीमती लांग ने लांग चेन को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। मां, सूरज अभी भी आसमान में बहुत ऊपर है, अंधेरा होने में अभी बहुत समय है। सिद्धार्थ ने सूरज की ओर इशारा किया जो थोड़ा पश्चिम की ओर था और असहाय होकर कहा, तुम छोटे बच्चे, क्या तुम नहीं जानते कि बरसात के दिन के लिए कैसे तैयार रहना है? जाओ और पहले एक अच्छी सीट पर बैठो ताकि तुम अपनी कार्यकुशलता में सुधार कर सको। जल्दी जाओ, श्रीमती लॉन्ग ने कहा, और फिर उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाईं। यह कोई सड़क का स्टॉल नहीं था, तो उसे वहां बैठने की क्या जरूरत थी? हालांकि उसे पहले ही घर से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रास्ते में सिद्धार्थ ने अनगिनत लोगों को अपने घरों के सामने लालटेन लटकाने में व्यस्त देखा। सिद्धार्थ को आते देख एक युवक मुस्कुराया और बोला, भाई, आप काफी जल्दी आ गए। तुम्हें क्या पता, जो पहले उठता है उसे ही फल मिलता है। सिद्धार्थ ने दुखी होकर कहा। हाँ, यह बात सही है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद भाई। मैं अब अपने कपड़े बदलने जा रहा हूं। यह कहकर वह आदमी वापस आंगन की ओर भाग गया। छोटा सा बदमाश, केवल 13 या 14 साल का, और अभी से लड़कियों को उठाने के बारे में सोचने लगा है। सिद्धार्थ ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी समझदार हो गए हैं, और वह बहुत जल्दी बाहर आ गया। अगर वह इस समय बाहर जाता तो लोग उसका मजाक ही उड़ाते।
लेकिन अब समय बहुत कठिन हो गया है। यदि मैं अभ्यास के लिए कोई स्थान ढूंढना चाहूं तो समय बहुत कम है, और यदि मैं प्रतीक्षा करूं तो समय बहुत लंबा है। जब सिद्धार्थ इस बात पर झिझक रहा था कि क्या करे, तो उसे अचानक एक जानलेवा इरादा महसूस हुआ, जैसे कि वह वास्तविक हो, और एक तेज हवा सीटी बजाती हुई सीधे सिद्धार्थ की पीठ के महत्वपूर्ण हिस्से पर जा लगी। वह जल्दी से घूमा और अपनी हथेली को आगे की ओर घुमाया, और सिद्धार्थ की हथेली ने छिपे हुए हमले को मारा। धमाका! ऊर्जा ने एक विस्फोटक ध्वनि की, और सिद्धार्थ कई कदम पीछे हट गया। ऊपर देखकर उसने देखा कि एक नकाबपोश आदमी सिद्धार्थ को फिर से जोर से थप्पड़ मार रहा है, और तेज हवा चल रही है। सिद्धार्थ ने उस आदमी की हथेली को नजरअंदाज करते हुए ठंडी सांस ली और सीधे उसकी जांघों पर लात मारी। टकराना! उस व्यक्ति को युद्ध का समृद्ध अनुभव था। उन्होंने अपनी हथेली पीछे खींच ली और आक्रामक रुख अपनाकर रक्षात्मक रुख अपनाया तथा एक पैर से सिद्धार्थ की किक को रोक दिया। भाड़ में जाओ! सिद्धार्थ के किक को रोकने के बाद वह आदमी अचानक ऊर्जा और रक्त से भर गया। एक भयंकर शक्ति उठी और एक मुक्का मारकर उसने अंतरिक्ष को चीर दिया, जिससे सिद्धार्थ के भागने के सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए। सिद्धार्थ की आंखों में एक भयंकर भाव चमक उठा और वह अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने वाला था, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। बैल की ताकत! सिद्धार्थ चिल्लाया और उस आदमी की मुट्ठी पर मुक्का मारा। वह व्यक्ति 10 कदम से अधिक पीछे गिर गया और उसकी छाती में खून का बहाव तेज हो गया। उस आदमी ने एक मुक्का मारकर सिद्धार्थ को उड़ा दिया और वह उसका पीछा करने ही वाला था कि अचानक उसके चारों ओर की आकृतियां हिलने लगीं, जिससे उसके आसपास के लोग घबरा गए। हम्म बच्चे, अगली बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उस आदमी ने पीले चेहरे वाले सिद्धार्थ की ओर देखा, ठंडी सांस ली और चला गया। वह अविश्वसनीय गति से कुछ ही छलांगों और छलांगों में सिद्धार्थ की नजरों से ओझल हो गया। उस व्यक्ति के गायब होते ही सिद्धार्थ के चेहरे का पीलापन तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह उपहास की झलक उभर आई। बेवकूफ, तुम मेरी पृष्ठभूमि का परीक्षण करना चाहते हो? सिद्धार्थ ने अपने ऊपर से धूल झाड़कर उस दिशा की ओर देखा जिस ओर वह आदमी गया था, और अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लगता है कि आज की रात एक असामान्य रात होगी। अभी अभी हुए गुप्त हमले में जब उस आदमी ने यह कदम उठाया तो सिद्धार्थ ने दूसरे पक्ष के उद्देश्य को समझ लिया। यद्यपि उसने हत्यारे जैसी पोशाक पहन रखी थी, परंतु यह केवल लोगों को धोखा देने के लिए था। ऐसा कोई हत्यारा नहीं है जो कोई कदम उठाने से पहले अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर दे। यहां तक कि एक प्रशिक्षु भी इतनी निम्न स्तर की गलती नहीं करेगा। इसके अलावा हालांकि उस व्यक्ति की हत्या करने की मंशा थी, लेकिन उसकी हत्या करने की मंशा नहीं थी। यद्यपि उनकी प्रत्येक चाल शक्तिशाली थी, फिर भी वे स्पष्टतः संयमित थीं। यह हत्यारे की एक वार में मार देने वाली शैली से पूरी तरह से अलग था, इसलिए सिद्धार्थ जानबूझकर अपनी आखिरी चाल में हार गया। एक मुक्का लगने से गिर गया और खुद को ढकने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे लोगों को लगा कि वह थोड़ा घायल हो गया है। जैसी कि उम्मीद थी, हत्यारा तुरंत चला गया। यह बेवकूफ अभिनय भी नहीं कर सकता। दूरी पर दिख रहे लोग स्पष्टतः सामान्य लोग थे। वह उन्हें मार सकता था और शांति से चला जा सकता था, लेकिन वह डर गया और तेजी से भाग गया। इस तरह के खराब अभिनय कौशल ने सिद्धार्थ को उपहास करने पर मजबूर कर दिया। यदि आप सोचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दें तो भी आप बता सकते हैं कि यह व्यक्ति अवश्य ही किसी उच्च पद का व्यक्ति होगा, तथा वह आमतौर पर अहंकारी और आत्मतुष्ट होता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह व्यक्ति उसका परीक्षण क्यों कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि दूसरे पक्ष के पास अन्य अनुवर्ती योजनाएं होंगी, अन्यथा उसके पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते। भाई लांग, हाँ, आप यहाँ बहुत जल्दी आ गए। सिद्धार्थ विचारों में खोया हुआ था और अनजाने में वह पहले ही फेंगमिन स्क्वायर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। बंदर उत्साह से चिल्लाया। अब कई मील की परिधि वाले चौक पर 10 फीट से अधिक ऊंची अनगिनत विशाल पवन लालटेनें लगाई गई हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है और लालटेनें भी नहीं जलाई गई हैं। पूरे चौक पर अनगिनत लोग विभिन्न इमारतों के निर्माण में व्यस्त थे और यह स्पष्ट था कि परियोजना पूरी होने वाली थी। दूर से देखने पर विशाल चौक विभिन्न प्रकार की असंख्य रोशनियों से सजा हुआ था। रोशनी के बिना भी यह अत्यंत शानदार था। जैसे ही सिद्धार्थ वहां पहुंचा, उसने पाया कि अनगिनत युवक और युवतियां वहां पहले से ही आ चुके थे और खेलना शुरू कर दिया था। समय समय पर मधुर चहचहाहट और चांदी की घंटियों जैसी हंसी की आवाजें आती रहीं। बस कुछ हंसी ऐसी होती है, मुझे नहीं पता कि क्या यह सुनने में अप्रिय होती है या यह बस एक गलत धारणा होती है जो लोगों को डरावना महसूस कराती है।
जब लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर खेल रही होती थीं, तो कभी कभी वे पास से गुजरने वाले पुरुषों पर नजरें चुरा लेती थीं। यद्यपि यह लगभग शरद ऋतु थी, फिर भी पूरा चौक लोगों को वसंत का एहसास करा रहा था। जैसा कि सिद्धार्थ की मां ने कहा था, कुछ लोग पहले ही कमांडिंग ऊंचाइयों पर कब्जा कर चुके थे। कुछ चट्टान पर खड़े थे, कुछ निचले पुल पर खड़े थे, हाथ में पंखे लिए हुए थे और उन्हें धीरे धीरे हिला रहे थे और बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा अवाक करने वाली बात यह थी कि कोई वास्तव में मुर्गे की तरह कामुक था, जिससे सिद्धार्थ को ठंड का एहसास हुआ। बंदर, क्या यह सुंदर पुरुषों और महिलाओं का प्रसिद्ध फीनिक्स लालटेन महोत्सव है? लांग चेन ने अविश्वास में कहा। भाई लॉन्ग, हम यहाँ बहुत जल्दी आ गए हैं। असली सुंदरियां अभी तक बाहर नहीं आई हैं। केवल वे ही इतनी जल्दी आएंगे जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, बंदर ने अजीब तरह से कहा। हालांकि ऐसा कहने के बाद बंदर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और आकाश की ओर कसम खाई, भाई लांग, आप निश्चित रूप से एक अपवाद हैं, निश्चय ही। वे बहुत जल्दी आ गए। यह सब मेरी मां की गलती थी। सिद्धार्थ खुद को रोने से नहीं रोक सका, लेकिन जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे काला होता गया, अधिक से अधिक पुरुष और महिलाएं यहां आने लगीं। इस बार की यात्रा की गुणवत्ता पहले की तुलना में काफी बेहतर थी। कम से कम हंसी इतनी डरावनी तो नहीं थी। मात्रा और गुणवत्ता दोनों बहुत अच्छी थी। हाँ, सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे हो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। शी-फेंग अभी आया ही था जब उसने सिद्धार्थ और बंदर को कोने में छिपे हुए देखा। हाँ, भाई लॉन्ग, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। फैटी यू और अन्य लोग भी वहां पहुंचे और एक एक करके सिद्धार्थ का अभिवादन किया। फैटी यू, तुम भी बुरे नहीं हो। तुम्हारा वजन घटाने का असर बहुत अच्छा है। दूर से यहाँ आओ। हम आखिरकार बता सकते हैं कि तुम सीधे आ रहे हो या बगल से। बंदर हंसा और हर कोई हंसने से खुद को रोक नहीं सका। जब सभी लोग हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे, तो अधिक से अधिक पुरुष और महिलाएं यहाँ आने लगे और मूलतः खाली पड़ा यह चौक तुरंत जीवंत हो गया। 3 या 5 के समूहों में पुरुष और महिलाएं चुपचाप बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। जाहिर तौर पर वे अपने लक्ष्य की तलाश में थीं। सिद्धार्थ, चलो अंदर चलते हैं। लगभग समय हो गया है। शो जल्द ही शुरू होगा, शी-फेंग ने कहा। फैटी यू और अन्य लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, इसलिए वे केवल उसके साथ यहीं रह सकते थे। वास्तव में सिद्धार्थ वास्तव में अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह दयालुता को अस्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसे हिम्मत जुटानी पड़ी और अंदर जाना पड़ा। जैसे ही सिद्धार्थ और उसका समूह अंदर आया, उन्होंने तुरंत अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। एक ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि सिद्धार्थ का समूह मूलतः अंतिम समूह था। दूसरी ओर लोगों का यह समूह बहुत ही विशेष है। कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मोटे हैं और कुछ पतले हैं। आकर्षक न होना असंभव है। वाह, वह लड़का कौन है? वह तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? एक महिला ने कहा। सिद्धार्थ मूलतः एक नाजुक शक्ल का था, लेकिन इतना भी नहीं कि दुनिया को हिला देने वाला हो। हालांकि यह फूल कितना भी सुंदर क्यों न हो, इसके साथ मेल खाने के लिए इसे हरी पत्तियों की भी आवश्यकता होती है। फैटी यू जैसे विशाल हरे पत्तों और पृष्ठभूमि में बंदर के साथ यहाँ तक कि काले चेहरे वाला शी-फेंग भी अधिक सुंदर दिखता है। क्या तुम्हें नहीं पता? वह सिद्धार्थ है, जेन्युआन मार्क्विस का बेटा सिद्धार्थ। हे भगवान, वह सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ, जिसे फेंगमिन साम्राज्य में युवा पीढ़ी का नंबर 1 माना जाता है। मैंने सुना है कि वह एक कीमिया शिष्य भी है और ऐसा कहा जाता है कि वह मास्टर युनकी का पहला शिष्य बन सकता है। एक साथ अनगिनत चर्चाएं सुनी गईं। कई महिलाएं चुपके से सिद्धार्थ को देख रही थीं और फुसफुसा रही थीं, और कुछ साहसी महिलाओं ने तो सिद्धार्थ का नाम भी चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। सिद्धार्थ ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वह सोचता था कि वह काफी मोटी चमड़ी का है, फिर भी वह इसे संभाल नहीं सका। भाई शी, तुम आगे बढ़ो। मोटे बंदर, तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ो। सिद्धार्थ बस टीम के बीच में छिप गया, अपना सिर नीचे झुकाए और बिना एक शब्द बोले चला गया। इसका प्रभाव बहुत बेहतर था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी दूर तक चला, लेकिन मेरे सामने लगभग 1 मील का मैदान दिखाई दिया। मैदान पर एक बड़ा मैदान था जो 100 मीटर वर्ग का था। सिद्धार्थ, वह अखाड़ा वह है जहां फेंगमिन के नंबर 1 योद्धा के खिताब के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। क्या आप इसे आजमाने में रुचि रखते हैं? शी-फेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।
मुझे बंदरों की तरह लड़ना पसंद नहीं है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। हे सिद्धार्थ, अब जब तुमने ऐसा कहा है तो मुझे राहत महसूस हो रही है, शी-फेंग ने हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसे एहसास हुआ कि शी-फेंग फेंगमिंग के नंबर 1 योद्धा के खिताब के लिए यहाँ आया था। मैं पहली लड़ाई जीतने में आपकी मदद करूंगा। सिद्धार्थ ने अपनी मुट्ठी फैला दी। शी-फेंग ने भी अपनी मुट्ठी को फैलाया और इसकी तुलना सिद्धार्थ से की और कहा, चिंता मत करो, जब तक मुझे तुम्हारा सामना नहीं करना पड़ता। सिद्धार्थ, मुझे अभी भी विश्वास है। हे भगवान, तुम बहुत नासमझ हो। इस तरह तो हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। भाइयों, चलो अब समय का फायदा उठाते हैं और जल्दी से जाकर कुछ दोस्त बनाते हैं। बंदर चिल्लाया और सबको दूर खींच लिया। याद रखना, थोड़ी देर में यहाँ इकट्ठा हो जाना, शी-फेंग चिल्लाया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे सुना या नहीं। वे शीघ्रता से तितर बितर हो गए और भीड़ में विलीन हो गए। प्रत्येक अपना अपना लक्ष्य तलाश रहा था। शी-फेंग, अब आपकी साधना कैसी चल रही है? जब सिद्धार्थ ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने धीमी आवाज में पूछा। मैं पहले ही रक्त जमावट के पहले स्तर के शिखर पर पहुंच चुका हूं। अब ज्यादा समय नहीं है जब मैं रक्त जमावट के दूसरे स्तर पर पहुंच सकता हूं, शी-फेंग ने कुछ आभार के साथ कहा। वह इतनी तेजी से अभ्यास करने में सक्षम था, इसका सारा श्रेय सिद्धार्थ की मदद को जाता है। जितनी जल्दी वह रक्त जमावट क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उतना ही उसके भविष्य के अभ्यास के लिए बेहतर होगा। यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष की आयु में रक्त जमावट के दायरे को तोड़ देता है तो उसके लिए अपने पूरे जीवन में रक्त जमावट के प्रथम स्तर में प्रवेश करना मूलतः कठिन होगा। शी-फेंग अभी 18 साल का भी नहीं है, लेकिन वह पहले ही रक्त जमावट क्षेत्र को तोड़ चुका है। भविष्य में उसके पास मांसपेशी परिवर्तन क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने की कम से कम 30% संभावना है। ये जिन क्षेत्र फेंगमिन साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। पूरे फेंगमिन साम्राज्य में केवल 3 लोग हैं। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। ऐसी गति से साबित हुआ कि शी-फेंग बहुत मेहनती था। हालांकि सिद्धार्थ ने शी-फेंग के डेंटियन की जांच कर ली थी। उनकी आध्यात्मिक जड़ें औसत से ऊपर ही मानी जा सकती हैं। उसे डर था कि ये जिन क्षेत्र उसकी मार्शल आर्ट का अंत कर देगा। संभवतः आगे जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं बाद में आपकी नींव को मजबूत करने के लिए एक नींव जमने वाली गोली को परिष्कृत करने में आपकी मदद करूंगा। अपनी मेहनत के साथ आप 30 साल की उम्र से पहले ये जिन क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएंगे, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, क्या तुमने सचमुच वह गोली खुद बनाई थी जो तुमने मुझे पिछली बार दी थी? शी-फेंग ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन अभी भी अविश्वास में था। कितना ताजा! अगर मैंने इसे परिष्कृत नहीं किया होता तो क्या यह संभव था कि मैंने इसे उठा लिया होता? सिद्धार्थ दुखी होकर बोले बिना न रह सका। नहीं, हम सभी ने सोचा था कि यह आपको मास्टर युनकी ने दिया था, शी-फेंग ने ईमानदारी से कहा। आखिरकार सिद्धार्थ का कीमिया शिष्य में रूपांतरण कुछ ऐसा था जिसे स्वीकार करना उनके लिए अभी भी कठिन था, इसलिए उन्होंने ऐसी अटकलें लगाईं। हालांकि सिद्धार्थ के आज के शब्दों का मतलब था कि सिद्धार्थ खुद गोलियां बना सकता है। हालांकि अब तुम्हारी नींद खराब नहीं है, फिर भी यह पर्याप्त रूप से ठोस नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि तुम क्यूई गैदरिंग के शुरुआती चरण में अभ्यास करने में बहुत अधिक चिंतित थे। इससे तुम्हारी नींद में कुछ खामियां रह गई हैं, इसलिए जब तुम भविष्य में ये जिन दायरे में प्रवेश करोगे तो यह कुछ बाधाएं पैदा करेगा। मैं बाद में तुम्हारे लिए एक नींद को मजबूत करने वाली गोली तैयार करूंगा। हालांकि यह उन खामियों को पूरी तरह से मिटा नहीं सकता है, लेकिन भविष्य में तुम्हारे लिए ये जिन दायरे में प्रवेश करना बहुत आसान होगा, सिद्धार्थ ने कहा। भाई, मैं अब और कोई विनम्र शब्द नहीं कहूंगा। बस एक शब्द कह दो, भाई, और तुम किसी भी समय मेरी जान ले सकते हो, शी-फेंग ने गंभीरता से कहा। भाइयों के बीच ऐसी बातें करना दुखदायी है। अरे, यह क्या है? सिद्धार्थ ने अचानक देखा कि दर्जनों गार्ड ब्रोकेड कपड़े पहने हुए दूर से उसकी ओर आ रहे हैं। उनके हाथों में बड़ी बड़ी वस्तुएं थीं, जिनकी आकृतियां स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थीं। ये राजकुमारियों की लालटेन हैं। हर साल लालटेन महोत्सव के दौरान राजकुमारियां खुद लालटेन बनाती हैं और फेंगमिन के लिए प्रार्थना करती हैं, शी-फेंग ने समझाया। राजकुमारी? मुझे करीब से देखना होगा। मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा काम चुयाओं ने किया था। हालांकि सभी गार्ड एक विशाल पर्दे के पीछे एकत्र हो गए। जाहिर है वे शो शुरू होने से पहले जनता को झांकने की अनुमति नहीं देते थे, और इन गार्डों के आने के साथ ही और अधिक गार्ड आ गए और एक ऊंची सीट को घेर लिया। वह सीट मंच और वहां मौजूद सभी लोगों के सामने थी। जैसे ही गार्ड अंदर आए, जो पुरुष और महिलाएं अभी भी बातचीत कर रहे थे, वे भी भागकर अंदर आ गए।
ज्वार की तरह पहले तो अनगिनत सीटें खाली थीं, लेकिन अचानक वे भर गईं। कुछ महिलाएं इतनी भाग्यशाली थीं कि उन्हें सीट नहीं मिल पाती थी, लेकिन जब तक वे किसी पुरुष के साथ फ्लर्ट करती थीं, उन्हें तुरंत सीट मिल जाती थी। लोग केवल पीछे खड़े होकर दूर से ही देख सकते थे। यहां तक कि फैटी यू और अन्य लोग भी केवल शून्य दृष्टि से देखते रह गए। उन्हें लड़कियों को उठाने के लिए किसने कहा? सभी सीटें भरी हुई थीं, इसलिए वे केवल एक तरफ खड़े हो सकते थे। जैसे ही सभी लोग बैठे, एक फीनिक्स पालकी प्रकट हुई। अचानक एक लंबी चीख सुनाई दी और सभी पहरेदार घुटनों के बल गिर पड़े। रानी मां का आगमन। काफी देर तक चिल्लाने के बाद एक महिला फीनिक्स पालकी से नीचे उतरी और 8 लड़कियां धीरे धीरे उसका साथ देने के लिए आगे आईं। जैसे ही महिला गाड़ी से उतरी, वहां उपस्थित सभी पुरुष और महिलाएं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और आदरपूर्वक गाने लगे, रानी मां को नमस्कार। हालांकि सिद्धार्थ घुटने टेकने वालों में से नहीं था। साम्राज्य के नियमों के अनुसार रक्त जमावट क्षेत्र से ऊपर के योद्धाओं को राजकुमार के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब आप रानी मां से मिलते हैं, तो चाहे आपका साधना स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, जब तक आप साम्राज्य के नागरिक हैं, आपको घुटने टेकने होंगे। लेकिन सिद्धार्थ की पहचान एक दैन शिष्य की थी, इसलिए वह पूजा कर सकता था या नहीं। बेशक सिद्धार्थ ने पूजा न करने का फैसला किया। इसके अलावा सिद्धार्थ भीड़ के बीच बैठा था और उसे खोज पाना असंभव था। अपनी शिष्टता को प्रोत्साहित करें। जैसी कि उम्मीद थी, राजमाता ने सभी की ओर देखा और हल्के से अपना हाथ ऊपर उठा दिया। फिर सभी लोग धीरे धीरे खड़े हो गए और सिद्धार्थ ने उस महिला की ओर देखा जिसने साम्राज्य की सारी ताकत एक व्यक्ति में इकट्ठा कर ली थी। वह लगभग 37 या 38 वर्ष की लग रही थीं, लेकिन कहा जाता है कि राजमाता पहले से ही 50 वर्ष की थीं। सिद्धार्थ को पता था कि वह सम्राट की जैविक मां नहीं, बल्कि युवराज की मां थी। मूलतः राजकुमार की मां को रानी कहा जाना चाहिए था, लेकिन सम्राट कई वर्षों से एकांतवास में थे और राजकुमार पहले से ही 30 वर्ष का था। इसे ऐसे ही खींचना कोई समाधान नहीं था, इसलिए मंत्रियों के बीच चर्चा के बाद अंततः यह निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष युवराज गद्दी पर बैठेंगे। इसलिए इस वर्ष रानी का नाम महारानी डोवगर ही रखा जा सकता है, अन्यथा पीढ़ियां गड़बड़ हो जाएंगी। सभी की मदद से राजमाता धीरे धीरे मेज के बीच में रखी कुर्सी पर बैठ गईं। सातों राजकुमार एक एक करके बाहर आए और रानी मां के पास बैठ गए। यह पहली बार था जब सिद्धार्थ ने 7 राजकुमारों को एक साथ इकट्ठा देखा। उसने एक एक करके उनकी ओर देखा। उसने युवराज को पहले भी देखा था, लेकिन अन्य राजकुमारों के बीच वह केवल 7वें राजकुमार को ही जानता था। इस समय 7वां राजकुमार बहुत अधिक ईमानदार था और उसने इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं की। सिद्धार्थ को अंततः वह व्यक्ति मिल गया जिसे वह ढूंढ रहा था, चौथा राजकुमार। यह कहना होगा कि चौथा राजकुमार एक सुंदर व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी और वह बहुत मिलनसार था। चारों ओर सरसरी नजर डालने के बाद सिद्धार्थ ने पाया कि कई लड़कियों की आंखों में सितारे थे और वे स्पष्ट रूप से इस सुंदर राजकुमार पर मोहित थीं। जहां तक अन्य राजकुमारों का सवाल है, तो सिद्धार्थ अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यद्यपि वे सभी काफी स्थिर दिख रहे थे, फिर भी उनकी आंखों में अहंकार बिल्कुल भी छिपा नहीं जा सका। सिद्धार्थ चुयाओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। इन राजकुमारों में से किसने मास्क नहीं पहना था? या फिर क्या यह सच है कि सभी ने मास्क पहन रखे थे? या दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने कितने स्तरों के मुखौटे पहने थे? सिद्धार्थ के होठों पर व्यंग्य की झलक दिखाई दी। यह महल था। जितनी अधिक शक्ति, उतना अधिक भ्रष्ट। मार्शल आर्ट की दुनिया में तलवारों और कृपाणों से लड़ना बेहतर होगा, जो अधिक रोमांचक होगा। सिद्धार्थ उस तरह की लड़ाई पर उपहास करता था जिसमें बिना खून बहाए लोगों को मार दिया जाता था और गुप्त रूप से चालें चली जाती थीं। यदि उनकी मानसिकता ऐसी थी, तो उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मास्टर युनकी यहाँ हैं। सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ कि मास्टर युनकी की बूढ़ी आकृति वास्तव में मेज पर प्रकट हुई थी। मास्टर युनकी के प्रकट होने से तुरंत हलचल मच गई। हर कोई हैरान था। फेंगमिन लालटेन महोत्सव इतने वर्षों से आयोजित किया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार था कि मास्टर युनकी जैसी कोई शख्सियत दिखाई दी। सिद्धार्थ भी दंग रह गया। जैसे ही मास्टर युनकी आए, रानी मां जल्दी से अपनी सीट से खड़ी हो गईं, युनकी की ओर प्रणाम किया और कहा, नमस्कार मास्टर। महाराज, आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं, मास्टर युनक्यू ने थोड़ा झुककर कहा। उन दोनों के बीच अभिवादन के बाद मास्टर युनकी अपनी सीट पर बैठ गए, जो कि रानी मां के बगल में थी, लेकिन उनकी ऊंचाई एक समान थी, जो मास्टर युनकी की उत्कृष्ट स्थिति को दर्शाती थी।
मास्टर युनकी के बैठने के बाद उन्होंने भीड़ पर नजर डाली और अचानक सिद्धार्थ को कोने में छिपते हुए देखा। उसने हल्का सा सिर हिलाया। मास्टर युनकी की कार्रवाई ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मास्टर युनकी की निगाह का अनुसरण किया और तुरंत सिद्धार्थ की आकृति को खोज लिया। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। सिद्धार्थ ने मास्टर युनकी की किंगमेई प्राप्त कर ली है और हो सकता है कि उसे उनके शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया हो। कुछ लोग तो आहें भरने से खुद को रोक नहीं सके। सिद्धार्थ एक बेकार व्यक्ति था जिसे कुछ समय पहले हर कोई परेशान करता था, लेकिन अब उसे मास्टर युनकी द्वारा सराहना मिली है और उसने खुद को एक सम्मानित कीमिया शिष्य में बदल लिया है, जिससे लोग आहें भरते हैं। जब सिद्धार्थ ने मास्टर युनक्यू को उसकी ओर सिर हिलाते हुए देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका और चुपके से चिल्लाया, ओह नहीं। निश्चित रूप से हर कोई उसकी ओर देख रहा था और वह तुरंत ही पूरे दर्शकों का ध्यान केंद्रित हो गया। सिद्धार्थ मन ही मन अपने दिल में कराह उठा। वह ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहते थे, लेकिन स्थिति पहले ही यहां तक पहुंच चुकी थी और चुप रहना बेकार था। सिद्धार्थ को खड़े होकर दूर से मास्टर युनकी को सलाम करते हुए देखकर रानी माँ ने सिद्धार्थ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मास्टर का दिल जो कई सालों से निष्क्रिय था आखिरकार चला गया है। क्या आप अपनी विरासत मुझे सौंपने की योजना बना रहे हैं? जब सबने रानी माँ को यह पूछते सुना तो वे तुरंत चुप हो गए। यह अफवाह थी कि मास्टर युनकी बहुत घमंडी थे और उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी शिष्य को स्वीकार नहीं किया था। हर कोई इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि मास्टर युनकी क्या जवाब देंगे। मास्टर युनकी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, इस बच्चे में बहुत क्षमता है। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि वह मेरा प्रशिक्षु बन सके। हालांकि मास्टर युनकी ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन हर कोई आश्चर्यचकित था। लगभग सभी लोग जानते थे कि मास्टर युनकी कितना घमंडी था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कभी दूसरों की प्रशंसा नहीं की। मास्टर युनकी सिद्धार्थ के बारे में बहुत आशावादी हैं। सिद्धार्थ में ऐसा क्या है जो उसे उसके बारे में इतना अच्छा सोचने पर मजबूर करता है? एक पल के लिए लोगों के मन में अनगिनत प्रश्नचिन्ह उभर आए। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ कीमिया में बेहद प्रतिभाशाली होना चाहिए, अन्यथा आपकी दृष्टि से एक साधारण कीमियागर के लिए आपको पकड़ना मुश्किल होगा। चौथे राजकुमार ने प्रशंसा की। युनक्यू ने चौथे राजकुमार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कीमिया में प्रतिभा इसका केवल एक हिस्सा है। अंत में जो मायने रखता है वह है दृढ़ता और दृढ़ संकल्प। चौथे राजकुमार की दृढ़ता भी सराहनीय है। चौथा राजकुमार थोड़ा मुस्कुराया, गुरुजी आप बहुत दयालु हैं। यह कहने के बाद चौथे राजकुमार ने बोलना जारी नहीं रखा, लेकिन सिद्धार्थ ने गौर से देखा कि चौथे राजकुमार के चेहरे पर कुछ असामान्य सा भाव था। क्या यह हो सकता है कि मास्टर युनकी के मन में कुछ और हो? सिद्धार्थ खुद को भावुक हुए बिना नहीं रह सका। मास्टर वेई कांग, प्रिंस चांगफेंग और राजकुमारी बाइची यहाँ हैं। जैसे ही आवाज गिरी, जिया चांगफेंग और जिया बाइची ने एक दुबले पतले आदमी को गले लगा लिया, जो 40 साल का लग रहा था, दाढ़ी रखी थी और कीमियागर का लबादा पहने हुए था। उसके वस्त्र की छाती पर एक उत्कृष्ट कीमियागार चित्रित था, जिस पर 3 पंक्तियां उत्कीर्ण थीं, जो यह दर्शाती थीं कि वह एक कीमियागर भी था। सिद्धार्थ के पास भी ऐसा ही एक लबादा है, लेकिन सामग्री स्पष्ट रूप से बहुत खराब है और सिद्धार्थ की कीमिया भट्ठी पर पैटर्न में केवल एक पैटर्न है। एक रेखा डैन ट्यूटर का प्रतिनिधित्व करती है, 2 रेखाएं डैन शी का प्रतिनिधित्व करती हैं और 3 रेखाएं डैन मास्टर का प्रतिनिधित्व करती हैं। सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करने से खुद को रोक नहीं सका। यह व्यक्ति कौन है? तुम यहां कैसे मिला? युनकी, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है। लगता है तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो। वेई कैंग ने युनकी को देखा और हल्के से कहा। जैसे ही वेई कैंग के शब्द निकले, पूरा स्थान शांत हो गया। मास्टर युनकी को फेंगमिन साम्राज्य में बहुत सम्मानित दर्जा प्राप्त था और किसी ने भी उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वेई कैंग, तुम दाजिया में क्यों नहीं रहते? क्या इसलिए कि तुम्हें आखिरी बार ऊर्जा का संचार हुआ है और मरने से पहले तुम और अधिक चलना चाहते हो? मास्टर युनक्यू ने हल्के से कहा। भले ही यह आखिरी सांस हो, लेकिन यह मेरी पत्नी को खोने से बेहतर है। कम से कम इतने सालों में मेरी कई पत्नियां और रखैले रहीं और मैंने बहुत आरामदायक जीवन जिया है। वेई कैंग हंसा, यह नहीं जानते हुए कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन जिया बाइची ने वेई कैंग की बाह पकड़ ली और उसे अपनी छाती के बहुत करीब दबा लिया। खैर, स्पष्ट रूप से कहें तो वे खाई में फंस गए थे। सिद्धार्थ का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। आज जिया बाइची ने जो कपड़े पहने थे वे बिल्कुल उस पेंटिंग में दिख रही महिला के जैसे ही थे जो युनक्यू ने उसे दिखाई थी।
यदि सिद्धार्थ ने सही अनुमान लगाया तो गोटी वाला ज़ोंबी आदमी संभवतः युनक्वी का दुश्मन था। इससे भी बुरी बात यह है कि श्रीमती युनक्यू की मृत्यु भी उनसे संबंधित थी। आज वह स्पष्ट रूप से मास्टर युनकी के लिए यहाँ था और मास्टर युनकी को भड़काने के लिए जिया बाइची का उपयोग कर रहा था। यह सोचते हुए सिद्धार्थ के दिल में एक अजीब गुस्सा जाग उठा। यद्यपि मास्टर युनक्यू के साथ उनका अधिक संपर्क नहीं था, युनक्यू शांत और उदासीन थे और एक ईमानदार व्यक्ति थे। वह एक आदरणीय बुजुर्ग थे। अब जब उसे इस तरह फंसाया जा रहा था तो उसने बिना सोचे समझे ठंडे स्वर में कहा, तुम बस एक बूढ़े विकृत व्यक्ति हो, तुम्हारे शरीर पर बस थोड़ा सा मांस है। सावधान रहो, कहीं एक दिन तुम्हें दौरा न पड़ जाए और तुम किसी महिला के पेट में मर न जाओ। पूरी जगह पहले से ही शांत थी और सिद्धार्थ की आवाज हर कोने में बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। सभी लोग भय से सिद्धार्थ को देखने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नीच व्यक्ति की मालिक के साथ अभद्रता करने की? जब जिया बाइची ने सिद्धार्थ को देखा तो उसकी आंखों से आग उगल रही थी। चलो, वह बूढ़ा आदमी तुम्हारी खाई में गिरने और डूबने वाला है। क्या मुझे एक बूढ़े बिगड़ैल आदमी के साथ बदतमीजी करनी होगी? लांग चेन ने घृणा से कहा। जब सभी ने सुना कि सिद्धार्थ का क्या मतलब था तो उन्होंने जल्दी से जिया बाइची की ओर देखा। निश्चय ही उस बड़े आदमी का एक हाथ पहले ही उसकी छाती पर आ चुका था। जिया बाइची ने जल्दी से वेई कैंग की बाह छोड़ दी, सिद्धार्थ को घूरा और सिद्धार्थ की ओर इशारा किया। लंबे समय तक बोलने में असमर्थ रही। क्या आपके फेंगमिन साम्राज्य का राजकुमार इतना अशिक्षित है? वेई कैंग ने सिद्धार्थ की ओर देखा और ठंडी सांस ली। जैसे ही रानी मां बोलने वाली थीं, युनक्यू ने उदासीनता से कहा, सिद्धार्थ मेरे कीमियागर संघ का शिष्य है। बूढ़े बिगड़ैल, क्या तुमने सुना? मैं गिल्ड से हूं। तुम कौन हो? लांग चेन ने घृणा से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मास्टर वेई कैंग हमारे महान जिया अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष हैं, जिया बाइची ने गुस्से से कहा। तो यह चीन में नहीं बना है? यही मैंने कहा था। हमारे फेंगमिन साम्राज्य की भूमि उपजाऊ है और इस तरह के कामुक पागल को सहारा नहीं दे सकती। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। सिद्धार्थ के शब्दों से सभी दुखी हो गए। वे हंसना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि वे इसे रोक नहीं सके। चतुर लोगों ने अपना सिर झुका लिया। कुछ लोग जो समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, उन्होंने तुरंत अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन यह देखना जोर से हंसने से भी अधिक शर्मनाक था। एक क्षण के लिए तो पूरा दृश्य अत्यंत अजीब हो गया। सबसे अधिक कष्ट निम्न वर्ग के लोगों को नहीं बल्कि राजकुमारों को उठाना पड़ा। वे हंसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और उनके पास अपना चेहरा ढकने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए खुद को रोक पाने के कारण उनके चेहरे विकृत हो गए थे। अहम, आज त्योहार है। मास्टर वेई कैंग, कृपया बैठ जाइए। शो जल्द ही शुरू होगा। राजमाता भी थोड़ी शर्मिंदा थीं। दोनों पक्ष शक्तिशाली लोग थे जिन्हें वह अपमानित नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल मामले को सुलझाने का प्रयास कर सकती थी। उस मामले में आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, वेई कैंग ने विनम्रता से कहा। युनक्यू की ओर ठंडी नजर से देखा, धीरे धीरे अपनी सीट पर चला गया, बैठ गया और मैदान में सिद्धार्थ को ठंडी नजर से देखा। सिद्धार्थ ने देखा कि यह बूढ़ा व्यक्ति उसे घूर रहा है। क्या वह उसे डराने की कोशिश कर रहा था? उसने जल्दी से मुट्ठी तान दी, हथेली ऊपर की ओर और बीच वाली उंगली ऊपर उठाई हुई। जब सिद्धार्थ ने यह कदम उठाया तो वहां मौजूद सभी लोगों ने, चाहे वे किसी भी लिंग के हों, अपने मुंह कसकर ढक लिए और उनके चेहरे पर सदमे का भाव था। वेई कैंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं और रानी मां ने यह देखा और जल्दी से चिल्लाया, लालटेन महोत्सव शुरू होता है। जैसे ही रानी मां ने अपने शब्द समाप्त किए, मधुर संगीत बज उठा और अनगिनत लोगों ने लालटेन जलाना शुरू कर दिया, जिससे पूरा चौक दिन के उजाले की तरह जगमगा उठा। अचानक मंच पर बड़ी बड़ी लालटेनें प्रकट हुईं। लालटेन में 8 पंखुड़ियां हैं, जिनमें से प्रत्येक को 8 युवा लड़कियां पकड़ रही हैं। जब 8 पंखुड़ियां आपस में मिलती हैं तो एक विशाल कमल का निर्माण होता है। अचानक कमल खिल गया और स्त्री के सर थोड़ा हिल गया। लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह स्त्री के सर वास्तव में रंग बिरंगे कपड़े पहने एक महिला थी। जब महिला सामने आई तो पूरा दर्शक समूह खुशी से झूम उठा। वह व्यक्ति फेंगमिन साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी थी। सिद्धार्थ ने उसे देखा और सोचा कि वह सुंदर है और अंगूठा उठाने लायक है। सबसे बड़ी राजकुमारी के प्रकट होने के बाद उसने अपना जेड हाथ आगे बढ़ाया और 2 शोकपूर्ण दोहे प्रकट हुए। ऊपर का दोहा था, भगवान फीनिक्स को आशीर्वाद दें, और निचला दोहा था, देश शांतिपूर्ण है और लोग समृद्ध हैं, जिससे पूरा श्रोता जयकारे लगाने लगा।
सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया। साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में उसका जीवन काफी दुखद था, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे से बर्तन में रहने वाले झींगुरों का समूह। दिन भर दूसरों से लड़ते रहते हैं, लेकिन अपने बारे में सोचिए, स्थिति वैसी ही है। यदि आप दूसरों से नहीं लड़ेंगे तो दूसरे लोग आप पर अत्याचार करेंगे। यह ठीक होगा यदि वह आप पर पैर रख दे, लेकिन मुख्य बात यह है कि वह आप पर पैर रखकर मरना चाहता है। इसका किसी दुर्भावना या अच्छे बुरे से कोई संबंध नहीं है। शायद यह मानव स्वभाव की सबसे आदिम बुराई है। जैसे ही सिद्धार्थ भावुक होकर आहें भर रहा था, दूसरी राजकुमारी प्रकट हुई। सिद्धार्थ विचलित था और यह भी नहीं देख पाया कि दूसरी राजकुमारी कैसे प्रकट हुई, जिससे सिद्धार्थ को पछतावा हुआ। लेकिन बगल में चूयाओं की लालटेन थी और सिद्धार्थ ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसे डर था कि वह कुछ चूक न जाए। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और फिर एक आतिशबाजी आसमान में उछली, जिससे आसमान रोशन हो गया और सभी महिलाएं खुशी से झूम उठीं। हालांकि जैसे ही वे जयकार करने वाले थे, उन्होंने आकाश में एक बड़ी छाया उभरती देखी और एक विशाल ड्रैगन से बनी पतंग दहाड़ती हुई उनकी ओर आई। उसी समय विशालकाय ड्रैगन के सामने भव्य पंखों वाला एक रंग-बिरंगा फीनिक्स उड़कर आया, जिसने पूरे आकाश में सुनहरा पाउडर बिखेर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई असली फीनिक्स धरती पर उतर रहा हो। वाह, बहुत सुंदर! जैसे ही आकाश में रंग-बिरंगे पाउडर की भरमार हुई, एक ड्रैगन और एक फीनिक्स एक दूसरे के पूरक बन गए, एक मिथक की तरह, और सभी को एक अजीब दुनिया में ले गए। बूम! एक ड्रैगन और एक फीनिक्स ने चक्कर लगाया और उड़ गए, फिर धीरे धीरे जमीन पर उतर गए। ड्रैगन और फीनिक्स के मुंह से एक विशाल सफेद रोशनी फूट पड़ी और सफेद रोशनी में विस्फोट हो गया और रंग-बिरंगे रिबन उड़ने लगे। जब रिबन बिखरे तो प्राचीन वेशभूषा में एक सुंदर महिला धीरे धीरे सभी के सामने प्रकट हुई, जिसके सुंदर भौहें, फीनिक्स जैसी आंखें और स्पष्ट दिमाग था। कैसी अद्वितीय सुंदरता है! बहुत खूब! जैसे ही तीसरी राजकुमारी प्रकट हुई, पूरा दृश्य उबल पड़ा। कई राजकुमारों ने लंबे समय से सुना था कि तीसरी राजकुमारी बेहद खूबसूरत और अद्भुत रूप वाली थी। आज उन्होंने अंततः तीसरी राजकुमारी का असली रूप देखा और उत्साह से जोर से चिल्लाए। सिद्धार्थ ने तीसरी राजकुमारी को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह पहली बार था जब सिद्धार्थ ने चू याओ को जानबूझकर तैयार होते देखा था। चू याओ की खूबसूरत आंखें भीड़ को खोजते हुए इधर-उधर घूम रही थीं। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसका जेड हाथ कांप उठा। एक छोटी सी गोल गेंद धीरे से उड़ी और सीधे सिद्धार्थ के पास पहुंची। टकराना! सिद्धार्थ ने गेंद को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि गेंद पर एक छोटी सी पूंछ थी। अचानक पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें सिद्धार्थ पर टिक गईं। रानी मां के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर हम सबसे बदसूरत अभिव्यक्ति वाले व्यक्ति के बारे में बात करें तो वह दाजिया का राजकुमार जिया चांगफेंग होगा। यद्यपि वह शांत और संयमित दिखना चाहता था, परंतु वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सका और उसका चेहरा क्रोध से हरा हो गया। रानी मां ने पहले ही चू याओ की शादी जिया चांगफेंग से करने का फैसला कर लिया था, लेकिन चू याओ के आज के प्रदर्शन का स्पष्ट अर्थ ड्रैगन और फीनिक्स की शुभता था और उसने अपने हाथ में गेंद सीधे सिद्धार्थ की ओर फेंक दी। मूल रूप से गेंद का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन लालटेन की तैयारी के साथ यह पूरी तरह से अलग हो जाता है और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे प्राचीन समय में पति चुनने के लिए गेंद फेंकने की प्रक्रिया होती थी। हालांकि जिया चांगफेंग ने खुद को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, फिर भी वह अपने शरीर को कांपने से नहीं रोक सका और उसके हाथों के पीछे की नसें उभर आईं। चांगफेंग, धैर्य रखें, वेई कान ने जिया चांगफेंग की ओर देखते हुए कहा। मास्टर, चिंता मत करो, मैं इसे सहन कर सकता हूं। जिया चांगफेंग ने सिर हिलाया, लेकिन वह अपनी आवाज में कांपना नहीं छिपा सका। इस समय जिया चांगफेंग की इच्छा थी कि वह सिद्धार्थ को काट कर मार डाले और सिद्धार्थ ने भी सभी के अजीब चेहरे देखे। उपस्थित लोगों में से केवल मास्टर युनकी के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि अन्य लोगों की आंखें या तो जटिल भावों या ईर्ष्या से भरी हुई थीं। सिद्धार्थ ने खेत में चू याओ को देखा। उसकी सुंदर आंखों में मुस्कान थी और वह स्नेह से उसकी ओर देख रही थी। उसके जेड हाथ ने धीरे से सिद्धार्थ के हाथ में गेंद की ओर इशारा किया। इस समय सिद्धार्थ को समझ में आ गया कि यह वास्तव में एक आतिशबाजी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गेंद की छोटी पूंछ को खींचकर गेंद को सीधे आकाश में फेंक दिया। धमाके से एक शानदार रोशनी फैल गई, जिसने पूरे चौक को रोशन कर दिया। प्रकाश फीका पड़ने के बाद आकाश में दो चमकते हुए शब्द दिखाई दिए। ड्रैगन चारों समुद्रों में हजारों मील की यात्रा करता है, फीनिक्स वुटोंग वृक्ष को छोड़कर 9 प्रांतों के साथ चलता है।
लंबे समय तक आकाश में घूमते रहे शब्दों की दो पंक्तियों को देखते हुए जिया चांगफेंग अंततः खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और अपने हाथ में चाय के कप को एक झटके से कुचल दिया। सिद्धार्थ, अगर मैं तुम्हें टुकड़ों में नहीं फाड़ूंगा तो मुझे जिया चांगफेंग नहीं कहा जाएगा। और चुयाओ, तुम कुतिया, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दूंगा। जिया चांगफेंग के चेहरे की नसें उभर आईं। चुयाओ का व्यवहार उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने से भी अधिक शर्मनाक था। रानी मां की अभिव्यक्ति भी अत्यंत कुरूप थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चू याओ इतनी साहसी होगी कि ऐसे सार्वजनिक अवसर पर एक आदमी से अपने प्यार का इजहार करेगी। सिद्धार्थ भी दंग रह गया। उसने दूर से मंच पर चू याओ को खड़ा देखा। इस समय चू याओ का सुंदर चेहरा शर्म से भरा हुआ था, लेकिन वह दृढ़ दिख रही थी। सिद्धार्थ को देखते हुए उसकी खूबसूरत आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे, जिससे सिद्धार्थ का दिल टूट गया। क्या वह हताश है? क्या सचमुच मेरे मन में मरने का विचार आया था और मैं मरने से पहले अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहता था? चू याओ के आंसू भरे चेहरे को देखकर सिद्धार्थ का दिमाग अचानक खाली हो गया। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, हम इस खूनी यात्रा को कभी नहीं छोड़ेंगे और ड्रैगन और फीनिक्स तब तक साथ रहेंगे जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते। सिद्धार्थ की दहाड़ एक जोरदार घंटी की तरह थी, जिसने सबके दिलों को हिला दिया। उनकी दहाड़ से उनकी अडिग इच्छा शक्ति और कभी भी आत्मसमर्पण न करने के दृढ़ संकल्प का पता चलता है। चू याओ का नाजुक शरीर कांप उठा। उसके जेड हाथों ने उसके चेरी होठों को ढक दिया। उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू बह रहे थे। मूल रूप से वह केवल अंतिम दिनों में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की उम्मीद करती थी और उसने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन बस उम्मीद थी कि सिद्धार्थ उसके दिल को समझ सके। लेकिन सिद्धार्थ के जवाब ने उसे हताश स्थिति में डाल दिया। एक पल के लिए चू याओ को दुख हुआ और उसे पछतावा हुआ। उसे लगा कि उसने सिद्धार्थ को नुकसान पहुंचाया है। तीसरी राजकुमारी थक गई है, कोई आकर उसे नीचे उतार दे, रानी मां ने अपने क्रोध को दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा। 5 गार्ड आए और चू याओ को जाने के लिए कहने वाले थे। मास्टर युनक्यू ने हल्के से कहा, रानी डोवगर, आप गलत हैं। यह अच्छी बात है कि युवा लोग प्यार और नफरत करने की हिम्मत करते हैं। चू याओ, आओ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो बूढ़े आदमी के बगल में बैठो। रानी विधवा का चेहरा बदल गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर युनक्यू, जो हमेशा सांसारिक मामलों के प्रति उदासीन रहे थे, वास्तव में साम्राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। चू याओ बहुत खुश हुई जब उसने मास्टर युनकी को बोलते सुना। उसने मास्टर युनकी से अपनी रक्षा करने के लिए नहीं कहा, लेकिन वह चाहती थी कि मास्टर युनकी सिद्धार्थ की रक्षा करें। यह सोचते हुए चू याओ धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ गई, लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर पहुंचती, मास्टर युनक्यू ने अपना हाथ बढ़ाया और एक कोमल बल ने उसे ऊपर उठा लिया। बच्चे, हम सब एक परिवार हैं, इसलिए इन सभी सांसारिक शिष्टाचारों की कोई आवश्यकता नहीं है, युनक्यू ने कहा और चू याओ को अपने बगल में बैठा लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वेई कैंग, जिसका युनक्यू के साथ पहले से ही खराब रिश्ता था, बिना कुछ कहे बस उदासीनता से देख रहा था। हालांकि रानी मां नाराज थीं, लेकिन वह इतनी छोटी सी बात के कारण युनक्यू को नाराज नहीं करना चाहती थीं। अल्केमिस्ट गिल्ड के समर्थन के बिना सबसे शक्तिशाली देश भी जल्द ही बिखर जाएगा, इसलिए वह केवल इसे सहन कर सकती थी। हालांकि रानी मां के रूप में वह अत्यंत षड्यंत्रकारी थी। वह भावशून्य रही और मुस्कुराई, ऐसी स्थिति में चलो शो जारी रखें। रानी मां के ऐसा कहने के बाद सिद्धार्थ के बगल में शी फेंग खड़ा हो गया और अपनी मांसपेशियों को तानते हुए बोला, अरे, आखिरकार प्रदर्शन करने की मेरी बारी आ गई है। पिछले वर्षों में प्रक्रिया यह थी कि राजकुमारी द्वारा लालटेन प्रस्तुत करने के बाद फेंगमिंग के नंबर 1 योद्धा की उपाधि के लिए राजकुमारों के बीच प्रतिस्पर्धा होती थी। 1 मिनट रुकिए महाराज, मैं दक्षिया से आया हूं और संयोग से लालटेन महोत्सव देखने आया हूं। मैं आपके लिए विशेष रूप से एक अद्भुत शो लाया हूं, वेई कैंग ने अचानक कहा। ओह, मास्टर जो शो लेकर आएंगे वह अद्भुत होगा। राजमाता थोड़ा चकित हुई और फिर मुस्कुरा दी। यह मेरा अयोग्य शिष्य है। इस वर्ष वह 17 वर्ष का हो गया है और एक वास्तविक कीमिया शिष्य बन गया है। वेई कैंग ने गु कैंग को घूरते हुए यह बात कही, विशेष रूप से उन 4 शब्दों वास्तविक पर, जिन पर उसने अतिरिक्त जोर दिया। सभी ने सिद्धार्थ की ओर देखा। जो कोई भी मूर्ख नहीं था, वह जानता था कि गु कैंग अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहा था, जिसका अर्थ था कि सिद्धार्थ सिर्फ एक नकली था। सिद्धार्थ एक कीमिया शिष्य के रूप में योग्य था और कई लोग उसकी असली क्षमता के बारे में संदेह में थे। आखिरकार सिद्धार्थ की कीमियागिरी गिल्ड के भीतर ही की गई थी और बाहरी दुनिया को इसके बारे में पता नहीं था,
इसलिए ज्यादातर लोगों ने सोचा कि सिद्धार्थ सिर्फ भाग्यशाली था और जरूरी नहीं कि उसके पास कोई वास्तविक प्रतिभा हो। आखिरकार उन्हें बहुत समय से बेकार करार दिया जाता रहा है और हाल ही में सिद्धार्थ का कद बहुत तेजी से बढ़ा है। कई लोगों को संदेह है कि पर्दे के पीछे सिद्धार्थ का समर्थन करने वाला कोई बड़ा हाथ है और वह बड़ा हाथ संभवतः मास्टर युनक्यूई है। लेकिन मास्टर युनकी चाहे कितने भी चमत्कारी क्यों न हो, उनके लिए 2 महीने से कुछ अधिक समय में किसी बेकार व्यक्ति को कीमिया शिष्य में बदलना असंभव है। जब सिद्धार्थ ने वेई कैंग के शब्द सुने तो उसके चेहरे पर व्यंग्य की झलक दिखाई दी। अच्छा शो शुरू होने वाला है। युनक्यू ने कुछ नहीं कहा, केवल वेई कैंग की बात सुनते हुए कहा, आज मेरे शिष्य को अपने कौशल का प्रदर्शन करने दो और मौके पर सभी के लिए गोलियों की भट्ठी को परिष्कृत करने दो। वेई कैंग की बातें सुनकर पूरा दर्शक समूह खुशी से झूम उठा। कीमियाग्रो को बहुत सम्मानित दर्जा प्राप्त है। वहां उपस्थित सभी लोगों ने कीमिया विद्या के बारे में केवल सुना था, परंतु उसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। वे इस पेशे के प्रति सम्मान और जिज्ञासा से भरे हुए हैं। यदि वे अपनी आंखों से गोली बनते हुए देख सकें तो यह उनके लिए बहुत अच्छा अवसर होगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अच्छी चीजें जोड़ों में आती हैं। बाईची हमारे महान जिया अल्केमिस्ट गिल्ड कीमियाग्रो की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या फेंगमिन गिल्ड से कोई भी अपना कौशल दिखाने के लिए बाहर आएगा। वेई कैंग ने बोलना समाप्त करने के बाद मास्टर युनक्यू की ओर देखा। वह आपकी शिष्या है, लेकिन सिद्धार्थ अभी तक मेरी शिष्या नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि आपके विचार व्यर्थ होंगे, मास्टर युनकी ने हल्के से कहा। सिद्धार्थ का दिल द्रवित हो गया। क्या यही कारण था कि युनकी ने हमेशा उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? बस मनोरंजन के लिए, इसे मनोरंजन बढ़ाने के लिए ही समझिए, इसके अलावा यह व्यर्थ नहीं है। जैसे ही वेई कैंग बोल रहा था, अचानक उसके हाथ में एक जेड बोतल आ गई। बोतल में अंगूठे जितनी मोटी लौ थी जो घूमती रहती थी। यह दूसरे स्तर के जादुई जानवर ज्वाला तेंदुए की अग्नि है। जो भी जीतेगा मैं इसे उसे दे दूंगा। जिया बाईची ने अपनी आंखों में उत्साह के साथ राक्षसी आग को देखा। वह लंबे समय से जानवर की आग के बारे में सोच रही थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि वेई कैंग अंततः इसे बाहर निकालने के लिए तैयार होगा। वेई कैंग ने अपने हाथ में राक्षसी आग लहराई और दर्शकों में मौजूद सिद्धार्थ से बहुत ही आकर्षक तरीके से कहा, लड़के, ऊपर आकर खेलने के बारे में क्या ख्याल है? इस स्पष्ट प्रलोभन पर सभी ने अपना सिर हिलाया। वेई कैंग का यह व्यवहार एक स्वामी की स्थिति के अनुरूप नहीं लग रहा था। यह बहुत निम्न स्तर का था। निश्चित रूप से सिद्धार्थ ने वेई कैंग को तिरछी आंखों से देखा। उसका चेहरा उपहास और तिरस्कार से भरा था और उसने बस एक शब्द हल्के से कहा, ठीक है। पफ। फैटी यू और अन्य लोग मुंह से लार थूकने से खुद को रोक नहीं सके। भाई लॉन्ग, आपकी नैतिक अखंडता कहाँ है? सभी की अजीब निगाहों के नीचे सिद्धार्थ 3 कदम चलकर मंच पर पहुंचा और जिया बाईची से बेफिक्र होकर कहा, आपके गुरु ने मुझे आपके साथ खेलने के लिए कहा है। आप कैसे चाहते हैं कि मैं आपके साथ खेलूं?